वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के सेशन में स्वागत है और आज इकोनॉमिक सर्वे का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे इसके पीडीएफ का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उस टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपके साथ डिस्कशन है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। किस तरह से हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं, इनकम को बढ़ाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें, है ना, किसानों की आय को समृद्ध करें, उसको लेकर के एक बड़ा अच्छा एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 6 में दिया गया है। चलिए इस चैप्टर के बारे में शुरुआत करने से पहले देखिए दो तीन पक्ष हैं जिसपे गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहता है कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कृषि में दो तीन पक्ष हैं। दो तीन पक्ष ये हैं कि खेती करने के लिए हमको कुछ इनपुट की जरूरत पड़ती है। इनपुट का मतलब है कि जैसे हमको एक उन्नत बीज की जरूरत पड़ती है, हमको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, हमको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हमको उत्पादकता को बढ़ाना है तो इन तीन चीजों पर प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो दस्तावेज है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है, कमियां भी बताई गई हैं, सरकार क्या कर रहा है इसके बारे में भी चर्चा इन तीन पक्षों के बारे में किया गया है। चलिए इन तीन पक्षों को अगर हम कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर भी कर लिया हमने, बीज भी कर लिया और सिंचाई को लेकर के सरकार क्या कर रही है, रणनीतियां क्या है, इसकी समझ बना ली। इन सब से या इन सब में अगर भारत ने तरक्की की है तो इसका परिणाम उत्पादकता में नजर आना चाहिए। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत में सभी जो खाद्यान्न या अखाद्यान्न फसलें हैं उनमें उत्पादकता वैसे ही बढ़ रहा है या कहीं कहीं पर चुनौतियां हैं। क्या क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादकता समान है या कहीं कहीं पर भिन्नता देखने को मिल रहा है? अगर है तो उसको साधने के लिए उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उसको साधने को लेकर के सरकार क्या कर रहा है। चलिए उत्पादकता बढ़ गई, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो अगला जो पक्ष है वो ये है कि उत्पादकता बढ़ने के बाद भी किसानों को की इनकम जो यहाँ है ना, सिक्योरिंग इनकम, आय को अगर बढ़ाना है तो मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे क्या किया है, चाहे वो एपीएमसी का मामला हो, चाहे वो ई नैम से रिलेटेड मसला हो या राज्य सरकारों के द्वारा मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्लियर है? मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड क्या पक्ष है, इसके बारे में भी ये चैप्टर चर्चा करता है और एक इसका महत्वपूर्ण पक्ष है ताकि आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जा सके। मान लेते हैं कि जो दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने बात रखा, उत्पादकता आपने बढ़ा लिया, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के बाद भी अगर वेस्टेज ज्यादा है, यानी कि फसल खराब हो जा रही है, जो किसान ने पैदावार किया है उसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वेयर हाउसेस का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में आय में तो कमी आएगी। तो ऐसे में उत्पादकता के साथ साथ क्या हमको उत्पादकता के मैनेजमेंट, यानी कि जो फूड का मैनेजमेंट है खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको वेस्टेज को भी रोकने की जरूरत होगी। ये चैप्टर इन विभिन्न पक्षों के बारे में बहुत ही सारगर्भित तरीके से और विस्तार से, है ना, एक एक चीजों के बारे में बात रखता है। मैं आपके साथ बड़े विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि जो चैप्टर है इसकी समझ आप बनाएंगे और आगे चल करके जब आप देश के ब्यूरोक्रेट बनेंगे, है ना, नीति निर्माण का हिस्सा बनेंगे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक चैप्टर नहीं है केवल, 46% देश का जो आज का पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, उसके जीविकोपार्जन का विषय है, उसके लाइवलीहुड का विषय है। तो इसको बड़े ही गंभीरता और सजगता के साथ लिया जाना चाहिए और एक अच्छी समझ आपकी इसको लेकर के होनी चाहिए। पेपर 3 में हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में लगातार एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है आपका, उसमें लगातार सवालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो या तो भूगोल पेपर 1 के ज्योग्राफी वाले हिस्से में कुछ सवाल आएंगे एग्रीकल्चर के, नहीं तो पेपर 3 में तो एग्रीकल्चर के कुल सवालों की संख्या बाकी इकोनॉमिक्स की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में लगातार ज्यादा देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से और संजीदगी से भी पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, यानी कि जब आप चैप्टर खोलेंगे, मैं चाहता हूं कि, है ना, एक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, है ना, फ्लो में आपको कंप्लीट कराऊं ताकि आप इस किताब को पढ़ें। जैसा मैंने लास्ट
है ना, जो एक आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर बनाया था या आपके लिए एक डिस्कशन क्रिएट किया था, उसमें मैंने आपको यही बात कही थी कि इस दस्तावेज को पढ़ा जाना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाना चाहिए। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कि मैं एक सिलसिलेवार तरीके से चलूं, ताकि इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये जो वीडियो है वो वैसे ही सीक्वेंस में चलेगा, ताकि हर चैप्टर, हर पन्ना आपको यहाँ पर मदद करेगा। मतलब आप ये वीडियो देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जीवंतता नजर आएगी। हाँ हाँ हाँ, डिस्कशन किया था, सर ने बताया था। क्लियर है? तो मैं इस उम्मीद से, है ना, एक विस्तार से डिस्कशन कर रहा हूं कि आप जा करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे जरूर। देखिए, अब इसका इंट्रोडक्शन या आप कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति के बारे में, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में शुरुआत की गई है। तो उन्होंने यही कहा है कि भारत का दिल बसता है गांवों में और उस दिल के केंद्र में है किसान। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि ये जो अन्नदाता है उसको हम समाज में, जो उसकी भूमिका है, अर्थव्यवस्था का वो आधार है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर अन्नदाता हैं और लगातार वो उत्पादन उत्पादकता को वो बढ़ाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, तो न केवल खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, बल्कि अर्थव्यवस्था की चक्का को गति भी प्रदान करते हैं। जरा सोचिए कि आज अगर मेरी जेब में 100 रुपए है और अगर मैं 100 का 100 रुपए उसमें से 80 रुपए भोजन पे खर्च कर दूं, तो मेरे पास केवल 20 रुपए ही बचेगा, जिसमें हो सकता है मैं कुछ घड़ी खरीद लूं, है ना, या कुछ मोबाइल फोन या कुछ भी ऐसा कंज्यूमर गुड्स का सामान खरीदूं। लेकिन अगर मेरी उत्पादन उत्पादकता बेहतर रहेगी, है ना, प्राइस कंट्रोल में रहेगा, तो हो सकता है 80 रुपए की जगह मैं केवल 40 रुपए ही खर्च करूं भोजन पे, और बाकी के 60 रुपए जो है वो विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टीवी, एसी, फ्रिज, अलग अलग चीजों का डिमांड करूं। और अगर अगर है ना, फूड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है, खाद्यान्न में कंट्रोल रहती है, तो जो अतिरिक्त आय मेरी बची है उससे मैं कोई चीज खरीदूंगा अर्थव्यवस्था में जाके, और खरीदूंगा तो जो फ्रिज बनाने वाले लोग हैं, एसी बनाने वाले लोग हैं, घड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनको अतिरिक्त काम मिलेगा, रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी, उत्पादन और उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स की बढ़ेगी। तो आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है तो आपको इस वर्ग और इस सेक्टर के बारे में तो विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चैप्टर कहता है कि भारत का जो हर्ट है ना, वो गांव में बसता है और उस हृदय के केंद्र में है किसान। तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये दिल दुखी ना रहे, है ना, ये खुश रहे, तो हमको 3-4 पक्षों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, या कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा। एक, विकास होता रहे, ग्रोथ होता रहे। किसान अगर आज 100 क्विंटल उगा पा रहा है एक पार्टिकुलर जगह से, एक खेत से, तो वो अगली बार 105 क्विंटल उगाए, 107 क्विंटल उगाए, 110 क्विंटल उगाए, ताकि उसकी आय में वृद्धि होती रहे। जीविकोपार्जन या आजीविका निर्भरता 46% लोगों की अगर इस सेक्टर पे है, तो इसका मतलब है कि इसको डायनामिक बना के रखना पड़ेगा, इसको समृद्ध बना करके रखना पड़ेगा। हर वो रणनीति पे काम करना पड़ेगा जिससे देश के 50% लोगों के जीवन में बदलाव हो सके। और कृषि न केवल लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि भारत के पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आज से 60-70 साल पहले 1960 के दशक में अमेरिका से हम वो मक्का मंगाते थे खाने के लिए। PL 480 कानून था अमेरिका का, PL 480, पब्लिक लॉ नंबर 480। उसके माध्यम से अमेरिका हमको भोजन देता था, क्योंकि 1960 के दशक में भारत में खाद्य का संकट था, हरित क्रांति नहीं हुआ था, 1960 के लास्ट में हुआ था हरित क्रांति। तो हमको क्या देता था? मक्का खाने के लिए देता था। क्लियर है? 1965 में वियतनाम वॉर की शुरुआत हुई, 65 से 75 के बीच में। हमने वियतनाम के युद्ध में अमेरिका को कहा, अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया था, हमने बस इतना ही कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं। इतने में PL 480 को लेकर के अमेरिका ने हमको धमकाना शुरू कर दिया कि भोजन नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। तो खाद्य सुरक्षा केवल खाद्य सुरक्षा नहीं है, देश की संप्रभुता का विषय है, विदेश नीति का विषय है। हम तय करेंगे कि वियतनाम में हमारा पक्ष क्या होगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। तो खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इकोनॉमिक सर्वे इन तीनों पक्षों के बारे में चर्चा करता है ना, देखेंगे विस्तार से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मसला ये है कि इन तीनों को अचीव करने में सरकार क्या कर रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे शुरू करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आया है। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आए हैं, है ना। इसके साथ है ही मार्केट रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ई नैम,
है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि मंडी सिस्टम से किसान को आजाद किया जा सके, है ना, पूरे देश में कहीं पर भी किसान अपने प्रोडक्ट को बेच सके। और जो किसान का मृदा है जो उसके पास है, उसके आधार पे उसको क्या नाइट्रोजन डालना है, उसमें पोटाश डालना है या फॉस्फेट डालना है, क्या उसको डालना है, इसके लिए अगर किसान को ये पता हो कि उसके सॉइल हेल्थ की स्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, टारगेटेड तरीके से उस पार्टिकुलर मृदा में जिस पोषक तत्वों की कमी है उसको साधा जा सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड इसकी गवर्नमेंट ने, मतलब पहले पन्ने में कुछ इंट्रोडक्शन में बातें गवर्नमेंट ने रखा कि हम ऐसा 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 कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद भी, है ना, या सार्थक प्रयास करने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इकोनॉमिक सर्वे का पहला, है ना, जो पन्ना है वो इसके बारे में बात करता है। और अगर आप समस्या को नहीं समझेंगे तो उसका समाधान कैसे देंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक बड़ी समस्या आज हमारे कृषक वर्ग के सामने है, उसमें से एक बड़ी समस्या है लैंड होल्डिंग का साइज, खंडित भूमि, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, चाहे वो वेयर हाउस हो, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, हमको उसमें कमजोरी देखने को मिलती है। और एक जो बड़ा समस्या है वो जल संकट है, वाटर सिक्योरिटी या वाटर का विषय। ये विषय क्या है, ये मसला क्या है? तो अगर इसको भारत के भौगोलिक या जलवायु के दृष्टिकोण से अगर भारत को समझें, तो भारत में लगभग 115 सेंटीमीटर का सालाना वर्षा होता है। 115 सेंटीमीटर का। इस 115 सेंटीमीटर के सालाना वर्षा में देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, और देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जैसे अरावली का पश्चिमी इलाका, जिसको थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ना, मध्य प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार का बीच वाला हिस्सा, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रायलसीमा का पठार, महाराष्ट्र का पठार, जिसको विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सारे इलाके देश के शुष्क इलाके हैं, जल संकट की स्थिति है। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो कृषि कैसे हुई? जल बिना सब सून। तो सिंचाई से रिलेटेड मुद्दे हैं, और अगर पानी है तो उसका वेस्टेज बहुत ज्यादा है। एक वो भी वाटर सिक्योरिटी या वाटर स्कैर्सिटी को क्रिएट करता है, ऐसा चैप्टर कहता है। तो एक गंभीर समस्या है, इसको भी साधा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ, है ना, एक जो मसला है वो है ऋण का। बहुत हद तक, या ऐसे समझे कि 1950-60 के दशक में जब देश आजाद हुआ, तो देश में जो कृषक वर्ग है उसको 80% जो ऋण मिलता था, वो आप समझिए कि सरकार के थ्रू ना होकर के प्राइवेट चैनल से मिलता था, और वो स्थिति बहुत ज्यादा शोषण की स्थिति थी। क्लियर है? और उस पूरी प्रक्रिया में जो एक मसला चला 60-70 के दशक में, जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन था ये डेब्ट, ऋण। और वहां एक नारा चला, जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। ऋण के बोझ के तले किसान इतना दब गया कि न केवल उसकी फसल जाती थी, बल्कि उसके साथ खेत खलिहान भी जाने लगे। क्लियर है? उसी को लेकर के, है ना, आगे चल करके गवर्नमेंट को समझ में आया कि संकट बड़ा है, और उस पूरी प्रक्रिया में डेबिट या ऋण को लेकर के रिफॉर्म्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने शानदार किया, और 90 के दशक में एक शानदार रणनीति लेके आए जिसका नाम है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन आज भी देश के बहुत सारे इलाकों में इसके पेनिट्रेशन का रेट बहुत कम है, इसका उपयोग बहुत कम किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इस पे भी काम करने की जरूरत है। और एक जो गंभीर मसला है हमारे सामने, वो है क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मॉनसून की प्रकृति तो वही है, आज भी भारत में लगभग 115 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, लेकिन ये वर्षा 4 महीनों में होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसको मानसून का या मानसून की ऋतु कहा जाता है। भारत में 70 से 80% वर्षा केवल इन 4 महीनों में होती है, और बाकी के 8 महीनों में 20% वर्षा होती है। अब मसला यह है कि आज से 50 साल पहले भी यही था, 100 साल पहले भी यही था, 200 साल पहले भी यही स्थिति थी। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण हो क्या रहा है कि जो 120 दिन भारत में है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, इन 120 दिनों में जो लगभग 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, ये रेनफॉल का वितरण अब प्रभावित हो रहा है। पहले वर्षा के दिनों की संख्या कम थी, यानी कि ज्यादा दिन वर्षा होती थी और थोड़ी थोड़ी वर्षा होती थी। अभी पैटर्न देखने को मिल रहा है कि वर्षा तो उतनी ही हो रही है जो जितनी 50 साल पहले औसतन होती थी, लेकिन वर्षा के दिनों की संख्या में कमी आ रही है। वर्षा के दिनों की संख्या में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि कम दिनों में ज्यादा वर्षा हो रही है। इसका मतलब है कम दिनों में ज्यादा वर्षा का मतलब है बाढ़, और बाकी दिनों में वर्षा नहीं होने का मतलब है सूखा।
हमारे सामने एक गंभीर संकट है जिसको हमने कहा जलवायु परिवर्तन। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इन सब चीजों या इन सब पक्षों के बारे में भी हमको सोचना, समझना और रणनीति बनाने की जरूरत है। अब यही इकोनॉमिक सर्वे आगे बढ़ता है तो तथ्यात्मक रूप से बात करता है और कहता है कि देश की आय का लगभग 20% जनरेशन जो है ना, अगर किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर से हो रहा है तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, और इसमें जो लोग कार्यरत हैं वो लगभग देश के वर्कफोर्स का 46% है। आपको यहीं पर विडंबना देखने को मिल जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि इसको उलट दीजिए। अब देश में 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, उद्योग धंधे और सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर में 20% लोग हैं। सेवा सेक्टर में यहां 46% है, वहां पर 25% कर दिया। सेवा सेक्टर में 25% लोग हैं और उनको कुल राष्ट्रीय आय का कितना मिल रहा है? 65%। यानी कि 25% लोगों को 60 रुपए मिल रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था में जो टोटल 100 लोग हैं उसमें से 25 लोगों को 65 रुपए मिल गए, तो इसका मतलब है कि बाकी के जो 65 है, बाकी के जो 35% है उनको 35 रुपए मिला। इसका मतलब है कि सेवा सेक्टर में जो आय है वो 3 गुना है कृषि की तुलना में या उद्योग धंधों की तुलना में। तो इनकम इनइक्वालिटी तो हो गई, देश में असमानता तो बढ़ेगी कि 50% लोगों को देश का केवल 100 रुपए मिला और बाकी के 50% लोगों को देश का कितना मिला? 80 रुपए मिला। इसको बदला जाना चाहिए, लेकिन ये स्थिति परिस्थिति अभी देश की है। लेकिन हाँ, अगर हम कहें एम्प्लॉयमेंट के सृजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये 50% लोग हैं वो देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमको भी या देश को भी प्रभावी रूप से इनके हितों के बारे में सोचना चाहिए, इनके अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक समग्र रणनीति के साथ इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने बात करता है और ये यही कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ इकोनॉमिक सर्वे का मेन फोकस पिछले 10 सालों पे है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पिछले 10 वर्षों में हमने परफॉर्मेंस तो बेहतर किया है। ऐसा नहीं है कि हमको गति नहीं मिली, हमारा वृद्धि नहीं हुआ, हम बेहतर नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद भी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे सामने बने हुए हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमने परफॉर्मेंस बेहतर किया है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। जो ये एलाइड सेक्टर है जिसको हम लाइव स्टॉक कहेंगे, उसने भी बहुत तेज गति से तरक्की की है। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत हद तक किसानों को साधने में एक रोल प्ले, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टेक इनेबल्ड है ना, इंडिविजुअल का हस्तक्षेप नहीं, सैटेलाइट के असेसमेंट से ये पता कर लेंगे कितना नुकसान हुआ है, उतना किसान को देना पड़ेगा, है ना। डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी कैशलेस है, एक कार्ड किसान को दे दिए कि ये आपका लिमिट है, जब आपको जरूरत पड़े पैसे निकाल लीजिएगा, है ना। टेक इनेबल्ड है और संधारणीयता पे फोकस है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, है ना, इन सब चीजों पे लगातार फोकस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बेहतर नहीं किया है, अभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने ग्रो किया है, हमने बेहतर किया है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जो पीछे आपसे बात कर रहे थे। एक मेजर समस्या मार्केट एसेस का है, एक मेजर समस्या वैल्यू चेन का है। वैल्यू चेन का है का मतलब है कि जरा सोचिए कि क्या हम यही चाहेंगे कि हमारा किसान टमाटर उगाता रहे और टमाटर की प्राइस क्रैश कर जाए तो 2 रुपए में जाकर के और 1 रुपए में मार्केट में सेल करे, और टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनियां उस समय का इंतजार करेंगी जब 1 रुपए किलो टमाटर मिले तो पूरा टमाटर खरीद लो और उसके बाद उसको एक, है ना, बॉटल में बंद कर दो प्रोसेसिंग करके। अब वो 1 साल तक खाया जाएगा और कितने का मिलेगा? 150 रुपए का। क्लियर है? वही टमाटर थोड़ा सा नींबू मिर्च मसाला डाल दिया गया उसमें और उसको 150 रुपए किलो बेचा जा रहा है, और किसान जिसने उगाया है ना उसको केवल 1 रुपए 2 रुपए या डिस्ट्रेस सेल कर रहा है कई बार। इसको बदला जाना चाहिए। बदलने का तरीका क्या होगा? तो मार्केट रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, है ना। वाटर क्राइसिस जैसे विषयों पे प्रभावी रूप से काम करना पड़ेगा, रणनीतियां शानदार बनानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी संरचनात्मक दिक्कतें हैं, उस पर साधने की, उस पर कार्य करने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेगा, डिस्कस करेंगे आपके साथ इस पे, है ना। अब यहाँ पर जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन यही कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने एक समग्रता के साथ, है ना, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उसमें टेक्नोलॉजी लाए, मार्केट एसेस पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को साधने की कोशिश की। इन तीनों आयाम जो इंपॉर्टेंट है ना,
इन तीनों को हमने समग्रता के साथ एक रणनीति, एक स्कीम का नाम दे दिया कृषि उन्नति योजना। कृषि उन्नति योजना, इसके तहत 8 सब सेक्टर्स हैं, 8 सब स्कीम्स हैं। इसमें वही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसका हिस्सा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जियों को बढ़ाने को लेकर के, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, सीड्स के लेकर के बीज अगर उर्वर या आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी किसानों की ओवरऑल वृद्धि या उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है। एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ हमको जो पादप संरक्षण है या जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सब स्पीसीज है उस पर फोकस करने की जरूरत है, और एग्रीकल्चर के सेंसस समय समय पे कंडक्ट कराने की जरूरत है, ताकि देश में ओवरऑल कृषि को लेकर के जो भी आंकड़े हैं, डेटाज हैं, वो हमारे पास आते रहे, ताकि समग्र और बेहतर रणनीति हम बना पाए। और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ावा दे, अलग अलग तरीके से हम कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करें, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि छोटे छोटे किसानों को मिल करके एक बेहतर और एक कुछ बड़ा करने को लेकर के प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में कृषि उन्नति योजना के बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि आज जो देश के सामने समस्या है या कृषि को लेकर के साधने की रणनीति है, उसमें हम समग्रता के साथ विभिन्न हिस्सों को, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक हो, बीजों को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, है ना, या आप कह सकते हैं कि सहयोग को लेकर के हो, कोऑपरेटिव्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन सारे पक्षों में गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रहा है। ये इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। क्लियर है? ये सारी बातें इस चैप्टर में होती हैं, मतलब ओवरऑल इसके बारे में बात होता है। एक ओवरव्यू और इकोनॉमिक सर्वे देता है, वो ये कहता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो ये कहता है कि पिछले 10 वर्षों में देखा जाए, ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो लगातार हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, यानी कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, वो पिछले 5 वर्षों में 4.4% है। 4.4% का मतलब है, अगर आज हमारे एग्रीकल्चर का कुल उत्पादन 100 रुपए का है, तो अगले साल 104 रुपए का हो जाएगा, उसके अगले साल 108 रुपए का हो जाएगा, है ना। अब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जोड़ लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात करता है 4.4% के रेट से पिछले 5 वर्षों से एनुअल ग्रोथ रेट है। ये एक शानदार स्थिति है, और इसको ऐसे समझिए कि विश्व का जो औसत है वो लगभग 2.5 से 3 के बीच में है एनुअल ग्रोथ रेट। तो वैसे स्थिति में भारत औसत से तो ऊपर ही है। इसके साथ ही साथ ये चैप्टर यही कहता है आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है ना, इकोनॉमी में, उसमें से 18% की भूमिका लगभग कृषि के सेक्टर की है। और अगर हम 100 रुपए का निर्यात करते हैं, तो 14 रुपए का निर्यात कृषि और उससे संबंधित गुड्स से रिलेटेड है। ये चैप्टर का एक ओवरऑल मसला है या ओवरव्यू ये देता है। अब इसी में धीरे धीरे करके कहता है कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि 4% के रेट से ग्रो किया है या 4.5% के रेट से ग्रो किया है, तो 4.5% के रेट से अगर ग्रोथ हुआ है, तो इकोनॉमिक सर्वे फोकस करता है कि जरा इसमें ये देखें कि अगर 4.5% ग्रो किया है, तो इसमें धान चावल की भूमिका ज्यादा है, या इसमें पशुधन की भूमिका ज्यादा है, मत्स्य की भूमिका ज्यादा है, किसकी भूमिका ज्यादा है ना। तो यहां पर ये चैप्टर कहता है कि अगर हमने 4.5% के रेट से ग्रो किया है, तो अगर आप इस आंकड़े को देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है उसमें पशुधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? पशुधन, लाइव स्टॉक्स, यानी कि दूध, पनीर और दूध से बने हुए या जो भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने कृषि की आय को बढ़ाने या कृषि की ग्रोथ रेट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि के विकास का इंजन या कृषि के ग्रोथ का इंजन है पशुधन और मत्स्य। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर पिछले कुछ वर्षों में कृषि के विकास दर में तेजी आई है, और उस तेजी में भी जो सबसे समृद्धता के साथ बढ़ रहा है, वो कौन सा है? लाइव स्टॉक सेक्टर। ये कह रहा है कि पिछले 10 सालों में 200% का ग्रोथ है ना। 200% का ग्रोथ है का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था का साइज कृषि में 100 रुपए का था, 100 रुपए का था, तो 100% का मतलब क्या हो गया? 200 रुपए। क्लियर है? तो 100 की तुलना में जो 100 रुपए था, अभी वो 300 रुपए का हो गया है। यानी कि टोटल जो उत्पादकता है वो लगभग 200% के आसपास राइज की है, जो एक बड़ी बात है। ओवरऑल कृषि में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की भूमिका 12% के आसपास है। क्लियर है?
तो कुल मिलाकर के तथ्यात्मक रूप से इस बात को बता रहा है कि अत्यंत तेज गति से अगर कृषि का कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है तो वो है पशुधन। साथ ही साथ ये चैप्टर कहता है कि फिशरीज में भी बहुत तेज गति से हमको गति या ग्रोथ देखने को मिला है, और ये ग्रोथ पिछले 10 सालों में लगभग 150% का है। इसका मतलब है कि अगर 2015 में मत्स्य का सेक्टर 100 रुपए का इनकम क्रिएट कर रहा था तो अभी लगभग 250 रुपए का इनकम क्रिएट कर रहा है। वैसे स्थिति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। तो यहां पर ये दो बातें समझ में आई इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्रीकल्चर के ग्रोथ में जो सबसे महत्वपूर्ण सब सेक्टर्स हैं जिनकी भूमिका सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है वो है लाइव स्टॉक का सेक्टर और मत्स्य पालन का सेक्टर। इसको हम कृषि के विकास का इंजन भी बोल सकते हैं। अब यहीं पर ये चैप्टर कहता है कि फूड ग्रेन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, खाद्यान्न फसलों का। तो खरीफ और रबी की फसल होती है। तो खरीफ की फसल का मतलब कौन सा है, मानसून वाला सीजन, ये मानसून वाला सीजन। और रबी का मतलब क्या है कि जो मानसून का सीजन बीत गया, जून जुलाई में जो फसल बोई गई थी अक्टूबर नवंबर में काट ली गई, उसके बाद हम चीजें ये नवंबर के महीने में बोए और मार्च अप्रैल में काट लिए। जैसे अभी गेहूं तैयार होने वाला है, गेहूं के कटने का कुछ 1.5-2 महीने के बाद समय आ जाएगा। रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। तो यहाँ कह रहा है कि जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे कि चावल है, मक्का है, दाल दो है, वो रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, लेकिन मुख्यतः रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, ये कुछ खास करके चना जो है 60% जो है वो उगाया जाता है इस सीजन में, और लगभग 40% उगाया जाता है खरीफ वाले सीजन में। करेंगे चर्चा कभी इसके बारे में विस्तार से, लेकिन अभी के लिए जो कह रहा है ये टॉपिक कि जो खाद्यान्न उत्पादन है अगर उसको आप देखें तो लगभग 250 लाख मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। यानी कि पिछले वर्ष से इसकी ग्रोथ हो रही है, ध्यान से मतलब सुनिएगा, यानी कि वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के कह रहा है कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है ये पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न के सेक्टर में भी बेहतर है, और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से बम्पर प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। और इन सब में जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए किसी का शेयर है तो कौन सा है, राइस, उसके बाद कौन सा है, वीट, उसके बाद कौन सा है, कुछ पोषक अनाज, है ना, जिसको हम कह सकते हैं श्री अन्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि अगर फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो जो टोटल उत्पादन बढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन अगर किसी का हिस्सा है तो वो चावल है, उसके बाद गेहूं है, उसके बाद श्री अन्न है जिसको हम ज्वार, बाजरा, रागी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद दलहन की फसलें, दालें। क्लियर है, ये कुछ आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहा है। इसके साथ ही साथ मतलब हम कुल मिलाकर के ये समझना चाहते हैं कि कृषि में कौन सा सेक्टर है वो ज्यादा तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्म कर रहा है ना। ये अलग अलग सेक्टर्स कृषि के तहत भी क्या क्या भूमिका है, इसमें से एक बागवानी है ना, हॉर्टिकल्चर। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है यार ये ब्राइट स्पॉट है ना, ये वो पक्ष है जिसमें हमको काम करने की जरूरत है। हॉर्टिकल्चर का मतलब साग सब्जियां, फल फूल, जैसे यहाँ देख रहे होंगे इमेज में, है ना। तो जो आप साग सब्जियां हम मान लीजिए कि डेली या हर 2-4 दिन में मार्केट से लाते हैं वो बागवानी की फसलें कहलाएंगे। और या तो हम फल फूल जो खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स प्लस फल, इनको हम, या फल और फूल, इन सब की खेती को हम बागवानी की फसलें कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे यही कह रहा है कि ये एक ब्राइट स्पॉट है, और 2013-14 से अगर देखा जाए 2024-25 के बीच में, तो ये आंकड़ा कह रहा है कि लगभग 280 मिलियन टन के आसपास का हमारा प्रोडक्शन था। अभी ये बढ़ करके कितना हो गया, 367 मेट्रिक टन या मिलियन टन। अब इसको जरा सोच करके देखिए कि 2013-14 से लेकर के 280 से 380 समझ लीजिए, लगभग 100 मेट्रिक टन का लगभग हमने इसमें अचीवमेंट। तो इसका मतलब है कि हॉर्टिकल्चर ने भी पिछले 10 वर्षों में बेहतर परफॉर्म किया है ना। अगर खाद्यान्न फसलों को देखें तो उसने भी बेहतर परफॉर्म किया है, और लाइव स्टॉक सेक्टर और फिशरी के सेक्टर के तो क्या कहने हैं, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अभी इकोनॉमिक सर्वे असेसमेंट कर रहा है क्या परफॉर्मेंस क्या है एग्रीकल्चर के सेक्टर का। तो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। हॉर्टिकल्चर में बात करते हुए इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि भारत की रैंकिंग काफी स्ट्रांग है वैश्विक रूप से देखा जाए तो, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो कहता है कि लगभग ओनियन, है ना,
ओनियन का मतलब हो गया प्याज। तो लगभग विश्व का 25% ग्लोबल आउटपुट हमारा ही है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, फ्रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसके हैं? फलों के, सब्जियों के, मसालों के। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हॉर्टिकल्चर में भी भारत पावर हाउस है ना, इंजन है दुनिया का, ग्लोबल इंजन है, और लगातार एक्सपोर्ट की संभावनाएं इसमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें एक तरह से वर्ल्ड लीडर है, और जो ग्लोबल फूड डिमांड है ना, उसको पूरा करने में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो एक नया हीट इंजन है, या एक आप कह सकते हैं कि एक नया इंजन है जो आगे चल करके फ्यूचर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। तो हमको हॉर्टिकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। लगातार इसमें उम्मीद की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि हमको इस पे फोकस करने की जरूरत है, एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एरियाज है, और इसमें ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉर्टिकल्चर, बागवानी भी देख लिया, पशुधन के बारे में भी थोड़ी सी समझ बनाई, मत्स्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खाद्यान्न फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अब यहाँ पर ये चैप्टर कहता है कि जो भी हमने हॉर्टिकल्चर देख लिया, खाद्यान्न देख लिया, लाइव स्टॉक देख लिया, अगर हम ग्लोबल या वैश्विक रूप से हम तुलना करें भारत का, तो ये कहता है कि जो ग्लोबल एवरेज है, ग्रोथ है, अगर देखा जाए ग्लोबल एवरेज लगभग पिछले 10 वर्षों में ये है 2.9% का, और भारत में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो तुलनात्मक रूप से 5.5% का। इसका मतलब है कि जो वैश्विक दर से कृषि बढ़ रही है दुनिया में, उसकी तुलना में भारत की गति, औसत गति ज्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही चैप्टर है। अब ये बाकी शेयर की बात कर रहा है कि किसका कितना शेयर है। ग्रोथ ड्राइवर्स में अलग अलग पक्षों के, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन कुल मिलाकर के अभी के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि तुलनात्मक रूप से वैश्विक दृष्टिकोण से जिस गति से, औसत गति से वैश्विक कृषि का विकास हो रहा है या दर बढ़ रहा है, उसकी तुलना में भारत का दर ज्यादा है। लेकिन ये चैप्टर कहता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां है ना, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू, लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, इसके साथ ही इनफॉर्मल सेक्टर देश में तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, स्किल का गैप है हमको। जैसे अगर दुनिया भर में किसी पार्टिकुलर चीज का डिमांड है और वो पार्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, तो उस अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस प्रोडक्ट का किस तरीके से हम सेल कर पाएंगे, इसकी समझ हमारी तुलनात्मक रूप से कम है। स्किल्ड मैन पावर की तुलनात्मक रूप से कमी है, ये चैप्टर कहता है। फिर ये चैप्टर धीरे धीरे करके अन्य फसलों की तरफ जाता है। जैसे हमने लाइव स्टॉक कर लिया, हमने खाद्यान्न फसलें कर लिया, हम लोगों ने जो पीछे बागवानी की फसलें उसको कर लिया। इसके साथ ही चैप्टर कुछ तिलहन की फसलों पर फोकस करता है, तिलहन जिससे तेल निकलता है। और यहां पर ये चैप्टर कहता है कि ये एक पॉजिटिव एक्सेप्शन है, यानी कि बाकी के जितने भी तिलहन मतलब है जिससे ऑयल हम निकालते हैं, उसमें ग्राउंडनट एक बहुत ही पॉजिटिव रोल दिखा रहा है। ग्राउंडनट पॉजिटिव रोल का मतलब है कि इसका उत्पादकता तुलनात्मक रूप से लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो ये कह रहा है कि ऑयल सीड जो है उसमें भारत चुनौतियां पेश कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का आयात करने वाला देश है, खाद्यान्न तेलों का आयात करने वाले देश है। क्लियर है? और हम लगातार खाद्यान्न तेलों या खाद्यान्न जो तेल है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन मूंगफली, जिससे मूंगफली का तेल निकाला जाता है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से ग्रोथ ज्यादा है। और ये इसलिए है क्योंकि ज्यादा स्टर्डी क्रॉप है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर वर्षा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो जाए तो मूंगफली उसको झेलने की क्षमता रखता है। लो वाटर यूजेज है, बहुत ज्यादा पानी का डिमांड ही नहीं करता है। साथ ही साथ जब पानी ज्यादा डिमांड नहीं करता है, ज्यादा पोषक तत्व भी डिमांड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है, ज्यादा संधारणीय भी, और एक तरीके से किसानों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके खराब होने की पॉसिबिलिटी, इस फसल के है ना फेल होने की पॉसिबिलिटी तुलनात्मक रूप से कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एक जो संभावनाएं हैं, इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि देश का बड़ा इलाका एक शुष्क और अर्ध शुष्क इलाका है, उस इलाके में मूंगफली उगाई जा सकती है। और मूंगफली एक ऐसा फसल है जिसके फेलियर रेट कम है,
और फेलियर रेट कम है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर पे इसको फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तर्क ठीक है, यानी कि किसानों को एक तरीके से सुझाव दे रहा है कि अगर आप शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में हैं, तो ग्राउंडनट या मूंगफली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, जो आपकी आय को स्थिर और बढ़ाने में एक रोल प्ले कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ ये बाकी के खाद्यान्न फसलों पे फोकस करता है, राइस यील्ड पे या धान की उत्पादकता पे बात करता है, और कुल मिलाकर के इकोनॉमिक सर्वे कुछ ऑब्जर्वेशंस देता है, कुछ बातें कहता है। एक बात ये कहता है कि यार धान की फसल खास करके जो पंजाब हरियाणा में हो रही है ना, एक तो इसमें उत्पादकता में प्लेटू हो गया, मतलब अब कितना भी आप पानी डाल लें, कितना भी आप फर्टिलाइजर डाल लें, एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब उत्पादकता बढ़ नहीं रही। लेकिन हम डाले जा रहे हैं फर्टिलाइजर उसमें, और उसका परिणाम क्या नजर आ रहा है? उसका परिणाम नजर आ रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। पंजाब के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स डार्क डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। डार्क डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह होता है कि वो जिले जिसमें हर साल जितना पानी रिचार्ज होता है भूमिगत जल में, उससे ज्यादा का आप दोहन कर लेते हैं। इसका मतलब है उन जिलों में प्रति वर्ष भूजल का स्तर या ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे नीचे और नीचे चला जाता है। क्लियर है? तो धान की खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एक समस्या हमको जो नजर आ रही है, भूजल की कमी। दूसरा, पंजाब हरियाणा में उगाए जा रहे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है नहीं, 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, और धान को कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाना चाहिए। तो जबरदस्ती कर रहे हैं आप, खूब पानी डाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई एक राज्य है जहां प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, खास करके यूरिया, तो पंजाब हरियाणा है। सॉइल की क्वालिटी को ही चेंज कर दिए, डिटेरोरेट कर दिए। तो यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? सॉइल हेल्थ का। बाकी क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ऐसी स्थिति में है ना, अनप्रेडिक्टेबल मानसून के कारण और ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और लगातार बीच बीच में हमको पेस्ट या डिजीज भी तुलनात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है, या ये चैप्टर कह रहा है कि देश में जो ओवरऑल धान की खेती है, उसके अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं हैं, रीजनल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पंजाब का कुछ प्रॉब्लम मैंने आपके सामने बात रखा, और ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि एक मोटा मोटा हमको ये प्रॉब्लम नजर देखने को आ रहा है। अगर हम तटीय इलाकों में आ जाएं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इन हिस्सों में हमको अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे लवणीकरण वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम नजर आता है, वाटर स्कैर्सिटी, पुअर सीड क्वालिटी, ये गंभीर समस्या है। आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो चक्रवात है ना, साइक्लोन्स। जनरली साइक्लोन्स अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, जब धान की फसल के कटने का समय होगा, और उस समय आ जाए तो खड़ी फसल ही खराब हो जाएगी। तो अलग अलग हिस्सों में हमको अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमको सस्टेनेबल या संधारणीय प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन है ना, माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक्स है, उस पर हमको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। और इन क्षेत्रों में किसानों को आपको समझाना पड़ेगा कि धान पे अपनी निर्भरता को कम करें, फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करें। ओवरऑल इनकम को बढ़ाएगा भी, साथ ही साथ जो ओवरऑल जो इनपुट का डिमांड है, खास करके पानी का, उसको रिड्यूस करने में एक रोल प्ले करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि विविधीकरण पे, जैसे कि दलहन की फसलें उगा लें, है ना, मिलेट्स उगा लें, या अगर लगता है तो कुछ तिलहन की फसलें उगा लें, लेकिन आप उसको डाइवर्सिफाई करिए। साथ ही साथ तकनीक को अपनाना, टेक्नोलॉजी को, कि फसल अगर हम धान ही उगा रहे हैं या इस पे कर रहे हैं, तो हम देखें कि कितना उसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना, सैंपल्स लेकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको की तरफ आगे बढ़े। गवर्नमेंट कह रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि देखो, किसान धान इसलिए उगा रहा है क्योंकि धान का एमएसपी ज्यादा है। एमएसपी ज्यादा है का मतलब है कि प्रति हेक्टेयर यूनिट में जितना धान हो जाता है, और उसकी तुलना में जितना दलहन हो जाता है या तिलहन हो जाता है, तो ओवरऑल तिलहन को बेच करके जो किसानों की आय होगी, या चावल को बेच करके जो किसानों की आय होगी, उसमें चावल से कुल आय ज्यादा होगी। तो किसान का जो निर्णय है वो इकोनॉमिक चॉइस से होगा। वो ये सोचेगा कि मेरी आय इससे तुलनात्मक रूप से बढ़ेगी। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमको पॉलिसी रिफॉर्म्स में एमएसपी के रिफॉर्म्स पे जरूरत है कि फोकस करें, और जिन फसलों का एमएसपी तुलनात्मक रूप से कम है, उसको एट पार लाए धान के सामने, ताकि किसान सोचे कि या तो मैं गेहूं उगाऊं चाहे ये उगाऊं, इनकम मेरा समान होना है। तो ऐसे में अब उसका निर्णय इकोनॉमिक से ना होकर के इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा।
इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमको इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि धान सबसे ज्यादा पानी लेने वाला फसल है और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनसून के सीजन में ही ऐसा फेज आता है जब तुलनात्मक रूप से 7 से 15 दिनों तक वर्षा नहीं होती, 4-5 दिन तक वर्षा नहीं होती, जिसको हम ब्रेक इन मॉनसून कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो हमको इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। ऐसा ये चैप्टर है। चलिए बढ़ता हूं। दलहन जो फसल है वो मुख्यतः दलहन जो फसल है, दलहन का मतलब है जो अरहर है, मूंग है, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। मटर जो आप खाते हैं वो भी दलहन में ही काउंट होता है ना। तो दलहन की जो फसलें हैं वो मुख्यतः रबी की फसल है। मुख्यतः का मतलब ऐसा नहीं कि खरीफ की फसल में नहीं होता है। जैसे चना भी उगाया जाता है, चना है ना, खरीफ के सीजन में भी उगाया जाता है, रबी के सीजन में भी उगाया जाता है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कहें कि नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। तो देखिए अनुभव से बता रहे, मतलब आप खुद अपने जिस क्षेत्र विशेष से आए होंगे और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि हमारा जो खेत है बारिश के समय में, जून से सितंबर के महीने में, जहां पानी पहुंच जाएगा खेत में, जहां तक पानी पहुंच जाएगा वहां धान बो देंगे। और जहां पानी नहीं पहुंच पाएगा, खेत का वो हिस्सा या हमारे खेत का वो पार्टिकुलर प्लॉट जहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर किसान क्या सोचेगा कि धान तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पानी नहीं है हमारे पास। तो वैसे में दलहन की फसलें, दलहन लगा दिया जाता है। हार्ड क्रॉप है, तुलनात्मक रूप से कम पानी में भी तुलनात्मक रूप से सर्वाइव कर जाता है, डिमांड बहुत कम करता है। तो जो किसान है वो अपने खेत के उन हिस्सों में जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है या सुलभ नहीं है, वहां पर दलहन की फसलें बो देते हैं। इसलिए दलहन की फसल खरीफ की भी है और रबी की तो है ही। अब भारत में लगभग 40% जो प्रोडक्शन होता है दलहन की फसलों का, खास करके चना का, तो चने का 40% जो प्रोडक्शन है वो खरीफ के सीजन से आता है और 60% जो है वो रबी, इसलिए मैंने कहा मुख्यतः। तो यहाँ पर पल्सेस या दलहन के बारे में कह रहा है कि जलवायु और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है। क्या कंस्ट्रेंट है? जलवायु इसलिए कंस्ट्रेंट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हाई टेम्परेचर, है ना, इससे ओवरऑल उत्पादकता में कमी आएगा। इरेटिक मानसून, मानसून क्या इरेटिक, इरेटिक का मतलब है कि कभी वर्षा होगी 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 रुक जाएगी। ये स्थितियां परिस्थितियां और ओवरऑल उत्पादकता को कम करता है। ऐसे भी दलहन हाशिए का क्रॉप है। जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो जहां गेहूं नहीं हो पाएगा या गेहूं को जितना पानी चाहिए उतना भी पानी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो खेत का वो हिस्सा फिर से चुना जाएगा किसके लिए? दलहन की फसलों के लिए। तो हाशिए का क्रॉप है और ऐसे में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं होगी। तो ये चैप्टर कहता है कि ये कुछ पक्ष हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी हैं। जैसे इसको थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कहा कि दलहन जो है वो मुख्यतः रबी की फसल है, मुख्यतः रबी की फसल है। तो रबी मतलब नवंबर दिसंबर में बोया गया, मार्च अप्रैल में काट लिया गया, है ना। अगर आपने खेती की होगी या आपके घर परिवार में कोई है ना कृषक होंगे या फार्मर होंगे, तो अगर या आपकी खुद मतलब अगर आपने उसको करीब से देखा होगा, तो एक बात ये है कि मान लेते हैं कि हमने गेहूं उगाया नवंबर दिसंबर में, बगल में जो दूसरा व्यक्ति था उन्होंने गेहूं ना उगा करके दाल उगाया और मार्च अप्रैल में काट करके खेत से वो वापस हमारे मतलब है ना जो भी हमारे खेत खलिहान है उसमें आकर के रख दिया गया। अगर किसान मॉनसून शुरू होने से पहले, वर्षा शुरू होने से पहले दाल को नहीं निकाल पाए, तो विश्वास करिए दाल में घुन पहले लगता है ना। गेहूं और चावल की तुलना में प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, एमिनो एसिड, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बारिश वर्षा होगी, जून का महीना आएगा, तो सबसे पहले घुन किस में लगेगा? दाल में। और दाल में घुन लगेगा तो इसका मतलब है कि किसान को उसकी आय नहीं होने जा रही। तो किसान करता क्या है ना, एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि जब मार्च अप्रैल में है ना दलहन की फसलें आ गई, तो किसान के ऊपर या उसकी जो साइकोलॉजी है वो ये रहती है कि इसको जल्दी से जल्दी निकालना है, नहीं तो अगर बारिश वारिश हो गई तो घुन लग जाएगा, घुन लग जाएगा तो मुझे इसका दाम बेहतर नहीं मिलेगा। तो एक जो मेजर समस्या है, कॉन्सेप्ट समझ गए? तो एक मेजर समस्या क्या है पोस्ट हार्वेस्ट का, कि फसल कटने के बाद इसमें घुन लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
और हमारे पास कोल्ड चेन स्टोरेज कम है, हमारे पास वेयर हाउस कम है, तो किसान अपने पास कितना रख पाएगा? नहीं रख पाएगा तो उसका चॉइस क्या हो जाएगा? या दलहन छोड़ो, हेडेक है इसमें, उसी जगह गेहूं और चावल पे फोकस करते हैं। तो हमको, है ना, जो पोस्ट हार्वेस्ट है इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो समस्या है, कमी है, उसको साधने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। लिमिटेड एसेस है, बीजों का सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का विकास हुआ है गेहूं और चावल में, और उसका परिणाम है कि इन दोनों फसलों में उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन अगर दलहन की फसलों को देखें, है ना, तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी एक खेत पे गेहूं लगाते हैं तो 2500 से 3000, है ना, 2500 से 3000 केजी पर हेक्टेयर आप उससे उत्पादकता ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर दलहन की फसलें लगाते हैं तो केवल 500 से 700 के बीच में ही आंकड़ा रह जाएगा, है ना। तो हमको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउस को साधने की जरूरत है। इसके बिना दलहन की फसलों को आगे बढ़ा पाना तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। इकोनॉमिक सर्वे इसका एनालिसिस करता है, इसको साधता है, और फिर कहता है कि नीति आयोग जो है उसका कहना यह है कि एनालिसिस में कि देखिए दलहन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और भारत दलहन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लार्ज मात्रा में आयात करते हैं, गेहूं चावल उगा लेते हैं, इसीलिए भारत में खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि गेहूं और चावल तो भरपेट हमारे पास है। लेकिन दलहन में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और दलहन में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं, तो हमको इसको लार्ज मात्रा में आयात करना पड़ता है। इसका मतलब है कि भारत खाद्य सुरक्षा में तो बेहतर है, लेकिन पोषण सुरक्षा में अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और पोषण मतलब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, हमारे शरीर और मसल के ग्रोथ के लिए, है ना, प्रोटीन की भी जरूरत है। तो खाद्य सुरक्षा में भारत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पोषण सुरक्षा में हमारी स्थिति तुलनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है। नीति आयोग कहता है कि जिस साल हम देखते हैं उस साल, जिस साल एल नीनो का साल देखते हैं, एल नीनो का मतलब है कि मानसून कमजोर होगा, और मानसून कमजोर होगा तो उस वर्ष हम देखते हैं कि ओवरऑल जो एकरेज है दलहन का वो कम हो जाता है। क्लियर है? एकरेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जिस साल हम देखते हैं कि एल नीनो की जगह ला नीना की स्थिति है, ला नीना का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से मानसून मजबूत होगा, है ना। कभी ज्योग्राफी की क्लास में चर्चा करेंगे, या उम्मीद है कि इस बात को आप समझते होंगे। तो ये चैप्टर कहता है कि जब ला नीना का साल होता है, यानी भारत में औसत वर्षा ज्यादा होती है, तो हम देखते हैं कि किसान जो है वो दलहन की फसलें, मतलब उनका वो खेत जो बंजर पड़ा है लेकिन मानसून शानदार हुआ है, तो उसमें भी दलहन की फसलें हो सकती है। तो हमको देखने को मिलता है कि एल नीनो के साल में एकरेज में कमी आती है, और ला नीना के साल में पल्सेस का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होती है ना। और बारिश बेहतर होने के कारण यील्ड या उत्पादकता भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है। इसका मतलब है कि ला नीना भारत में खाद्य सुरक्षा प्लस पोषण सुरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा कुछ बात एल नीनो ला नीना के पॉइंट ऑफ व्यू से दलहन के बारे में क्या कहा गया है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, रखिएगा इसको ध्यान में। अब यहाँ पर कुछ आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि कौन से देश है, कौन से राज्य हैं जो तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं किसमें? दलहन की फसलों में। तो यहाँ पर जो टॉप प्रोड्यूसर है वो कौन है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो बाकी के राज्य हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तो टॉप प्रोड्यूसर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? गुजरात। तो दलहन के फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो क्षेत्र हैं जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। तो इसका मतलब है कि देश के बाकी हिस्सों में अगर दलहन की फसलें बहुत ज्यादा नहीं उगाई जा रही है, भारत आयात पे निर्भर है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात ने ऐसा क्या किया, या कि तुलनात्मक रूप से यहाँ दलहन की फसलें बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, या तुलनात्मक रूप से किसान इसको चूज कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक कारक है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो नमी को धारण करने की क्षमता ज्यादा रखती है। ऐसे में फसलों के लिए, है ना, तुलनात्मक रूप से जो इसकी उपलब्धता है, नमी की जो उपलब्धता है वो बेहतर है, तो दलहन की फसलें बेहतर रेस्पॉन्ड करेंगी। मध्य प्रदेश एफिशिएंट इरिगेशन पे काम कर रहा है, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, इसने भी कम पानी में ज्यादा बेहतर उत्पादन को बढ़ावा दिया है, और लगातार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा लगातार बीजों में सब्सिडीज के माध्यम से
किसानों को समर्थन दिया जा रहा है, ये सारी स्थितियां मध्य प्रदेश को बेहतर बनाती है। गुजरात के संदर्भ में बात करें तो कोऑपरेटिव मॉडल पे है, किसान छोटे छोटे जो उनके जोत के आकार है उनको मिला करके संयुक्त रूप से खेती कर रहे हैं। इसने भी ओवरऑल खर्चे को रिड्यूस कर दिया है ना, रिड्यूस किया है। मार्केट लिंकेजेस, चूंकि कोऑपरेटिव का मॉडल है तो किसान जो है उनका जो प्रोडक्ट है बाजार के साथ लिंक किया जा रहा है ना। एक कोऑपरेटिव के तहत एक प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है और एक प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है, तो मार्केट लिंकेजेस बढ़े, इस पूरी प्रक्रिया में आय बढ़ी है। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट बहुत बेहतर तरीके से गुजरात ने इंक्लूड किया है। मैकेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एफिशिएंट तरीके से लागत को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कृषि या कृषकों की आय तुलनात्मक रूप से बेहतर हो रही है और किसान इसको चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दलहन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा। दलहन के बारे में नीति आयोग ने ज्यादा फोकस इसलिए किया, जैसे मैंने बताया कि चावल और गेहूं से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, लेकिन पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ये एनालिसिस कर रहा है, ये चाहता है कि देश के अलग अलग राज्य भी दलहन की फसलों को चूज करें ताकि पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। या इसी दलहन की फसलों के साथ साथ तेलंगाना का एक एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे देता है और कहता है कि तेलंगाना एक शुष्क प्रदेश में है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। तेलंगाना का पठार अंदर की तरफ है ना, तटीय इलाका नहीं, तट से अंदर की तरफ है, वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसके बाद भी तेलंगाना ने इरिगेशन या सिंचाई के विस्तार से या के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये भी एक इनोवेशन है ना, इरिगेशन लेड एक्सपेंशन है। जैसे ककातिया मिशन ककातिया, या आप कह सकते हैं कि ककातिया वंश या राजवंश जब इस क्षेत्र विशेष में शासन करता था, तो चूंकि ये क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेश था, तो उसमें खूब सारे तालाब खुदवाए गए। तालाब है ना, क्योंकि पठारी प्रदेश है तो जो भी वर्षा होगा पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, रिस्क करके नीचे जाने की संभावनाएं कम होंगी। तो तेलंगाना में है ना 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास खूब सारे है ना इरिगेशन का नेटवर्क बनाया गया, खूब सारे तालाब खुदवाए गए। अब करंट गवर्नमेंट जो है उन्हीं तालाब को दोबारा रिवाइव कर रहा है और भी तालाब बनवा रहे हैं ताकि पानी की कुल उपलब्धता क्षेत्र विशेष में या राज्य विशेष में बढ़ी रहे। इसी प्रोजेक्ट का नाम है मिशन ककातिया। इसके माध्यम से पानी की उपलब्धता, भूजल के लेवल को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्तर पर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रांतिकारी परिवर्तन तेलंगाना कर रहा है और इसका परिणाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में नजर आ रहा है। क्लियर है? तो दालों की चर्चा करते 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 इकोनॉमिक सर्वे तेलंगाना की भी चर्चा कर दिया और फिर उसके बाद कहता है, या उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि है ना कि क्या होना चाहिए, या जो भी अलग अलग फसलें हम लोगों ने भी चर्चा किया, दलहन किया है ना, बागवानी की फसलें की, लाइव स्टॉक है ना, खाद्यान्न फसलें हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि यार अगर आपको इसको बढ़ाना है ना एग्रीकल्चर को आगे लेकर के जाना है, तो हमको सॉइल और वाटर मैनेजमेंट पे तो काम करना पड़ेगा, जैसे कि तेलंगाना मिशन ककातिया के माध्यम से कर रहा है। हमको सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोजने पड़ेंगे, संधारणीय प्रैक्टिस। धान उगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, धान उगाने के प्रोसेस में हमारी मृदा बनी रहे, जो भूजल का स्तर है वो नीचे ना जाए, है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि अन्य फसलों के लिए भी उत्पादकता बनी रहे। सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है ना, इन सब रणनीतियों पे भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी जैसे पानी स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके टपक विधि या स्प्रिंकल के माध्यम से कुल पानी की उपलब्धता को कम किया जाए। धान ये नहीं कहता है कि यार मुझे ना घुटने भर पानी में डुबा करके रखें, बस ये कहता है कि मैं बुरा नहीं मानता हूं, आप मुझे पानी में डुबा भी देंगे ना तो मैं बुरा नहीं मानता हूं, बस धान का ये पक्ष है। तो हमने क्या मान लिया कि धान को डूबे रहना पसंद है, और हमारे यहाँ जो ये तरीका है खेती करने का, इसको जैपनीज विधि कहा जाता है। जैपनीज या इस जो पारंपरिक विधि है इसको जैपनीज टेक्निक, जापान में ऐसा ही किया जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे इलाकों में धान की खेती करने का तरीका अलग है। जैसे अफ्रीका के पूर्व में एक देश है मेडागास्कर, और मेडागास्कर जो खेती करता है वो धान को पानी में डुबा करके नहीं रखता है, जब जरूरत होता है तो पानी देता है। इसको एसआरआई की तकनीक भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कुल मिला के पॉइंट जो कहना चाहता हूं मैं आपको, ज्यादा इस पे नहीं क्योंकि लंबा चैप्टर है, कुल मिला के पॉइंट जो कहना चाहता हूं ये है कि इनोवेशन सोचना पड़ेगा, है ना, हमको एक लो कॉस्ट सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, हमको सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ग्रोथ मार्केट से लिंक तो करना पड़ेगा।
आप कितनी भी उत्पादकता को बढ़ाए, अगर किसानों को उसका सही दाम ना मिले या सही प्राइसेस नहीं मिले तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये पक्ष है, और जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा किसानों, कृषकों, और इस पूरे क्षेत्र को, है ना, इस क्लाइमेट से प्रूफिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ बातें कहता है, या एक चैप्टर कहता है ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में ये उत्पादकता की स्थिति है, और उसमें, है ना, ये कुछ वे फॉरवर्ड है या ऐसा कुछ किया जा सकता है। अब इकोनॉमिक सर्वे बीच बीच में देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस हैं। तो यही इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है, ये बहुत सारी स्टेट लेवल इनोवेशंस को इंक्लूड करता है। स्टेट लेवल इनोवेशंस का मतलब है किसी ने, है ना, पानी पे काम किया, किसी ने वाटर एफिशिएंसी पे काम किया, किसी ने लैंड प्रैक्टिस पे काम किया। तो कुछ सक्सेस की स्टोरीज, या आप कह सकते हैं कि कुछ सफलतम कुछ जो कहानियां हैं उसको बॉक्स में इंक्लूड किया गया है। आप पढ़ेंगे उसको, उसमें मिलेगा कुछ इनोवेशन है। जैसे एक इनोवेशन का कैटेगरी आप कह सकते हैं लैंड रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक जो एग्जांपल है, या इकोनॉमिक सर्वे में जो एक एग्जांपल दिया गया है, किसका? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश ने लैंड मैनेजमेंट को डिजिटाइज किया है, डिजिटल तरीके से कंप्लीटली, ताकि जो भी एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, उसके जो लैंड के या जमीन के जो अधिकार है, उसका अधिकार एक ही क्लिक पे, एक ही जगह पे सब चीज उपलब्ध हो, है ना, ताकि उसको लेकर के विडंबना की स्थिति ना हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा मैनेजमेंट पे काम किया गया है, गांव-गांव जाकर के सर्वे करके कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, लैंड एंटाइटलमेंट को बेहतर करता है। यहीं पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री सांकेतिक चौर विकास योजना, लैंड रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चौर का मतलब है कि वो क्षेत्र जिसको कई बार लोकल लैंग्वेज में दियारा का क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ज्यादा उत्पादकता उस क्षेत्र विशेष की नहीं है ना, या आप कह सकते हैं कि गांव से दूर जो खेत वेत अवस्थित है ना, जिसको कई बार चवर के नाम से जाना जाता है बिहार में, वही है चवर या चौर, है ना। वो जो क्षेत्र है उसका विकास कैसे करें, उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाए, इसको लेकर के बिहार की सरकार के द्वारा चौर विकास योजना शुरू किया गया है। ये भी सराहनीय है, और खास करके उसमें फोकस किया गया है एक्वाकल्चर पे, जलीय कृषि पे, यानी कि मत्स्य पालन पे, ताकि उसकी उत्पादकता और कृषक की आय को बढ़ाने में एक रोल प्ले किया जा सके। ठीक है, तो बिहार की सरकार लैंड रिसोर्स को का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको लेकर के भी, है ना, रणनीति बना रही। देखिए, चर्चा तो मैं काफी इसमें विस्तार से आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक आपको इस टॉपिक को पढ़ने का एक रणनीति मिल जाए और आपको समझ में आ जाए कि मसले क्या है। नहीं तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो वो 4, 4.5, 5 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं गति बढ़ा रहा हूं बेसिकली इसलिए, ताकि आपको एक ओवरव्यू 2-2.5 घंटे में मिल जाए कि हाँ, ये हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर है, ये इसके लेकर के एक समझ है, और मुझे ये थोड़ा सा इसको इस तरह से पढ़ने की जरूरत है। और पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, इसको भी पढ़ेंगे तो भी बहुत हद तक आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर की समझ बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ता हूं इसमें। तो एक लैंड सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो राज्यों का एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ने इंक्लूड किया। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, चौर योजना किसके द्वारा? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर के भी कुछ राज्य सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। उसमें से मध्य प्रदेश का एक रणनीति सौदा पत्रक, सौदा मतलब है कि खरीदना और बेचना। तो अगर किसान अपना कोई प्रोडक्ट किसी व्यापारी को बेच रहा है तो सौदा हुआ, और सौदा हुआ तो यहां पर वो जो व्यापारी है ये औने पौने दाम पे खरीद सकता है? तो नहीं, सौदा पत्रक डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म, आपको रिसिप्ट देना पड़ेगा। तो रिसिप्ट देने से ट्रांसपेरेंसी होगी, है ना, जिम्मेदारी भी होगा, और किसानों के शोषण को रोका भी जा सकता है। तो मार्केट रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ अगर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है या उसको किसानों से जोड़ रहा है कि जो भी आपको आय हो या जो, है ना, ऑफर किया गया है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में लीजिए, ये स्थिति किसानों की स्थिति को बेहतर कर सकता है। तो डिजिटल मार्केट रिफॉर्म से, मार्केट रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सौदा पत्रक, है ना, यही सेम प्रकार का मॉडल जो है वो आंध्र प्रदेश भी कर रहा है। इसको ई फार्म मार्केट का नाम दिया गया, आंध्र प्रदेश ई फार्म मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कई बार रायतू बाजार के नाम से भी जानता है, या रायतू भरोसा केंद्र के माध्यम से, कि इन जगहों पे जाकर के किसान, है ना, अपने प्रोडक्ट को देश भर में कहीं पर भी सेल कर सकता है।
तो डायरेक्ट ट्रेडिंग है, अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में रखा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखे, और जो भी व्यापारी है उन्होंने उस प्रोडक्ट को देखा और वहां से वो ऑर्डर कर दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब जहां पर भी किसान का वो सामान है किसी वेयर हाउस में, तो किसान की जिम्मेदारी नहीं पहुंचाने की, वो जो खरीदार है, व्यापारी है, वो उन्होंने उससे वो रिसिप्ट ले लिया वेयर हाउस का, उसके बदले में किसान को पैसा दे दिया, वहां से ले जाने की जिम्मेदारी, वहां से ले जाने की जो जिम्मेदारी होगी, अगर देखा जाए, है ना, ले जाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? उस व्यापारी की होगी। तो किसानों के लिए क्या हो गया? एक शानदार स्थिति, है ना, कि वो मंडी वाले सिस्टम से मुक्त हो गया, ज्यादा बेहतर उसको, या उसकी आय ज्यादा बेहतर हो सकती है। बढ़ता हूं आगे। तो एक ई मार्केट रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वाटर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जल संरक्षण को लेकर के भी बहुत सारे राज्य बेहतर काम कर रहे हैं। उसमें से आसाम राज्य सिंचाई योजना के माध्यम से इरिगेशन स्कीम या सोलर पंप को बढ़ावा दे रहा है, ताकि ओवरऑल संधारणीय तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पर इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसाम भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश भूजल नियम भी लागू किया गया है 2020 में, और उसमें वही है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग पे फोकस किया जा रहा है कि जो जल की गुणवत्ता है वो बेहतर है कि नहीं है। जो भी राज्य के ओवर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, अति दोहन की स्थिति है, उस पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ओवरऑल, है ना, उत्पादकता में या ओवरऑल जो दोहन है या भूजल का रिचार्ज है उसको बेहतर किया जा सके। कि सोचिए कि अगर सब उद्योग धंधे ही पानी नीचे का निकाल लेंगे तो किसान या कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? तुलनात्मक रूप से संकट की स्थिति होगी। तो एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कैसे करें, किन क्षेत्रों में करें, उसके नियम कैसे हों, अगर आप कर रहे हैं तो सरकार को बताएं। इन सब चीजों को लेकर के प्रभावी रूप से रणनीति उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर के वाटर का जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी को लेकर के भी बहुत सारे राज्य, जैसे कि कर्नाटका का फ्रूट प्लेटफॉर्म है, कि जितने भी फ्रूट या फलों और फूलों की खेती करने वाले किसान हैं, वो इस मंच के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। तो फार्मर का डेटाबेस मेंटेन कर रहा है कर्नाटका की सरकार, और फिर उसको इस मंच से जोड़ रहा है, और फिर जितने भी उसके ट्रांजेक्शन्स हैं, खरीद बेच है, वो एक तरीके से मंच प्रदान कर रहा है कि किसानों को जोड़ रहा है कि आप इस मंच से जुड़िए, हमने बहुत सारे व्यापारियों को इस मंच से जोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को एक बेहतर प्राइस पे सेल कर सकते हैं, है ना, ज्यादा बेहतर आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शानदार ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें, और साथ ही साथ इस मंच से किसानों को एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि कौन सा फसल उगाएं, कौन से फल की खेती करें, कौन से फूलों की खेती करें इस पार्टिकुलर सीजन में, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, या हम कह सकते हैं कि एडवाइजरी के माध्यम से भी बहुत हद तक उनकी क्षति को कम किया जा सके। तो अच्छा मंच है ये भी, है ना, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, है ना, या एग्री स्टैक स्कीम की शुरुआत की गई है, और यहाँ पर जिला स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, है ना, जलवायु से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शानदार है ये भी, ताकि उस क्षेत्र विशेष में जो स्थितियां परिस्थितियां हो रही हैं उसके बेसिस पे किसान निर्णय ले पाए। तो एक तरीके से संधारणीय कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, एग्री स्टैक स्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फ्रूट प्लेटफॉर्म जो हाल ही में, है ना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, इनमें से कौन से राज्यों के द्वारा? तो बिहार लिखा होगा, अलग अलग राज्य लिखे होंगे, तो आपको टिक करना होगा कर्नाटका पे, है ना। इस तरीके से ऐसे कुछ, है ना, बॉक्स के माध्यम से कुछ सफल तरीके जिसके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो मुख्यतः फोकस करता है, जो चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा फोकस करता है, वो कहता है कि ड्राइवर्स क्या है प्रोडक्टिविटी के, हम उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, उत्पादकता को बढ़ाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा फोकस इसी पे है। क्लियर है? तो इस पे थोड़ा तेज गति से चलते हैं। वही सीड, बीज, पानी, इरिगेशन, है ना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा क्या मतलब की गई है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला ये बात कहता है कि जो ड्राइवर्स हैं प्रोडक्टिविटी के, उत्पादकता को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो है पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन का, कि इंडियन एग्रीकल्चर में रणनीतियां क्या हम बना रहे हैं, भारत सरकार की क्या रणनीति है, राज्य सरकारों के द्वारा क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रहा है कि किसानों की आय को या उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रणनीति अपनाई गई है उसका नाम है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। किसानों की आय को दोगुना करना है, 2016 में रणनीति बनाई गई, और इसमें तीनों बातें, है ना, तीनों बातें क्या है? क्रॉप एंड लाइव स्टॉक पे फोकस किया जाए,
जैसे इंप्रूव्ड सीड दिया जाए, मॉडर्न टेक्निक है, क्वालिटी फीड है, इन सब चीजों पर फोकस किया जाए ताकि ओवरऑल किसानों की आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोल प्ले करे। इसी के साथ एफिशिएंसी पे फोकस किया गया है कि बीज आपको अच्छा मिल गया, तकनीक भी मिल गई, क्वालिटी सीड्स भी मिल गया, फर्टिलाइजर भी मिल गया, सब मिल गया, लेकिन इनका एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है ना। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कि इसमें कितना यूरिया डलना चाहिए, इस मृदा में कितना नहीं डलना चाहिए, इसके साथ ही साथ खर्चे में कमी लाए। और खर्चे में कमी लाए तो कोऑपरेटिव का मॉडल बनाया जा रहा है कि मशीन 4-5 किसान एक साथ मिलकर के खरीदे, बारी बारी से इस्तेमाल करें, ओवरऑल इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। कहीं पर खरीदने जा रहे हैं, अगर ट्रैक्टर ही खरीदना है तो एक एक करके खरीदने की जगह 10 किसान एक साथ खरीदने जाए, है ना, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी उनकी। इन सब चीजों पे भी फोकस किया जा रहा है, यानी कि पॉलिसी, है ना, रूल्स, रणनीतियां, जिसके माध्यम से हम किसानों की आय को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम के माध्यम से किसानों की आय और उनकी समृद्धि पे फोकस कर रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग है कि अलग अलग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल, जैसे फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, पल्सेस, ये खाद्यान्न फसलें हैं, है ना, जिनको हम खाते हैं, इनको लेकर के इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की रणनीतियां क्या है। तो यहाँ पर 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया है, इन तीनों के लिए, फूड ग्रेन के लिए भी, ऑयल सीड के लिए भी और पल्सेस के लिए। तो इसमें 3 घटक हैं जो हम मूलतः खाते हैं, गेहूं और चावल, पल्सेस, है ना, या कोर सीरियल्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स में से तिलहन की फसलें भी आएंगी। ये शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। अब इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना, आप लोग इसको पढ़िएगा तो उसको लेकर के समझ पड़ेगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने क्या, मतलब गवर्नमेंट की रणनीति है कि ये हमारा एक रणनीति का हिस्सा है, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि हम एडिबल ऑयल में, खाने के तेल में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है ना, किसका, खाद्यान्न तेलों का, और उसमें से सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं पाम ऑयल का। पहले मलेशिया से मंगाते थे, अभी सबसे ज्यादा मंगाते हैं इंडोनेशिया से और थाईलैंड से। भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इसके लिए आत्मनिर्भर अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो शुरुआत किया है वो मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, बेसिकली ताकि चाहे इसका बीज हो, चाहे इससे कल्टीवेशन से रिलेटेड हो, चाहे हार्वेस्ट या प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, हम इन सब चीजों पे संधारणीय तरीके से काम कर पाए, उत्पादकता को बढ़ा पाए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है, और ये कहता है कि वही ये जो मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही है कि कुल मिलाकर के हमारा पक्ष वही है कि आत्मनिर्भर भारत बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, आयात करने की जरूरत ना पड़े, और साथ ही साथ किसानों की इनकम स्टेबिलिटी में एक रोल प्ले करे। तो इस दोनों अप्रोच के साथ हम काम करना चाहते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का सिंपल मतलब क्या हो गया, हमको डिपेंडेंसी में कमी लाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या शुरू किया गया, मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स, है ना, पॉलिसी हस्तक्षेप। ऐसे ही दलहन की फसलें, भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं है दलहन में, भारत दलहन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं, इंपोर्ट करते हैं, बगल में म्यांमार है वहां से भी मंगाते हैं। और दलहन भारत में पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो यहां पर गवर्नमेंट ने 2025 में मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस इसकी शुरुआत की है ताकि भारत जो है दलहन की फसलों में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो एडिबल ऑयल हो चाहे वो पल्सेस हो, उसको लेकर के सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो हम खाद्यान्न तेल मंगाते हैं उसमें से सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, ऑयल पाम की है, पाम ऑयल की है। तो इसी पूरे प्रोसेस में अगर हम एडिबल ऑयल के सेक्टर को देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, और सबसे ज्यादा आयात कौन सा करते हैं, ऑयल पाम का। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी आपसे पूछता है कि क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑयल पाल्म का जो कुल प्रोडक्शन है वो कम हुआ है या बढ़ा है, तो प्रोडक्शन बढ़ा है। क्लियर है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है क्या वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। तो क्या आयात में कमी हो रही है, तो हाँ आयात में कमी आ रही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि जो आत्मनिर्भर भारत का अप्रोच है कि हमको एक सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसमें भारत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और लगातार पिछले कुछ वर्षों में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और आयात बिल में कमी आती चली जा रही है। चलिए आगे बढ़ता हूं। कुल मिलाकर के तो यहाँ पर कुल पॉइंट यही है कि हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे यहाँ कुल उत्पादकता
पर कैपिटा कम है, हमको अपनी उत्पादकता को बढ़ाते चले जाना है और धीरे धीरे करके हम आने वाले समय में, है ना, सेल्फ सफिशिएंट होते चले जाएंगे। अब यहीं पर एक और जो बात होता है या एक बात और कहा जाता है वो इथेनॉल प्राइसिंग और क्रॉपिंग इंसेंटिव या उसके संदर्भ में भी बात किया गया है कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑयल पाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रणनीति क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं, तो बॉक्स में इथेनॉल के बारे में भी चर्चा किया गया है, उसकी प्राइसिंग और क्रॉप इंसेंटिव्स को लेकर के। तो अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसको, है ना, देखिएगा, पढ़िएगा। कुल मिलाकर के वही है कि भारत में कुल मेज का एरिया इथेनॉल के लिए जो पहले इस्तेमाल होता था वो गन्ना ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब मेज का मतलब है मक्का, है ना, मक्का लार्ज मात्रा में इस्तेमाल हो। तो भारत में जो इंडियन एग्रीकल्चर है या कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए या इथेनॉल ब्लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेज का कुल उत्पादन बढ़ाया जा रहा है या कुल उत्पादन बढ़ा है। तो यहां पर जो एक बात निकल करके आती है वो ये है कि अगर मेज का उत्पादन बढ़ा है ना, मक्के का उत्पादन बढ़ा है, तो इसी अवधि में बाकी के अन्य क्रॉप्स का क्या स्थिति है। तो यहां हम देख रहे हैं कि उत्पादन और क्षेत्रफल में पल्सेस में कमी आ रही, हमको इसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना है तो एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, और इथेनॉल में हम मक्के पे फोकस कर रहे हैं, तो मक्के का ज्यादा बेहतर किसानों को प्राइस मिलेगा तो किसान क्या करेगा, दाल या दलहन की फसलों का कुल क्षेत्रफल डिक्लाइन कर देगा, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती है, खास करके पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड्स में मिश्रित असर है, कुछ में बढ़ रहा है, कुछ में तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। लेकिन जब हम मोटे अनाजों को देखते हैं, ज्वार बाजरा रागी, तो हम देखते हैं कि इनका कुल क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि इथेनॉल का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, इससे किसानों ने उसको हाथों हाथ लिया और मक्के का उत्पादन तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। लेकिन इन दो क्षेत्रफल या इन दो क्षेत्रों की, या कह सकते हैं कि दलहन और तिलहन की फसलों के कुल क्षेत्रफल में कमी आई। ऐसे हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, तो हमको उस पर रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ, पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस पे काम करने की जरूरत है ना, पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की जरूरत है ना, इंपोर्ट बिल में कमी लाने की जरूरत है। तो अलग अलग तरीके से ये बात कहता है या एक्सपीरियंसेस की बात ये कहते हैं क्यों मक्का तुलनात्मक रूप से ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे किसानों को ज्यादा बेहतर आय मिल रही है। ये कुल मिलाकर के चैप्टर्स के बारे में बात करता है ना, इसके बारे में चर्चा करता है। एक जो दूसरा पक्ष है जिसपे एक चैप्टर फोकस करता है कि किसानों की आय को अगर बढ़ाना है तो क्या इनपुट और टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वैसे में क्वालिटी सीड्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है। तो क्वालिटी सीड्स कोर ड्राइवर हो सकता है, कोर सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि अगर बीज की गुणवत्ता बेहतर होगी तो वैसे स्थिति में उत्पादन उत्पादकता बेहतर होगी। तो यहाँ पर जो है ना, क्वालिटी सीड्स के बारे में ये चर्चा करता है, लेकिन बताता है कि भारत में एक मेजर प्रॉब्लम है सर्टिफाइड सीड्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेशन के माध्यम से, यानी कि ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का है ना, उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं, प्रमाणित है। इसका देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो उसका प्रभाव हमको उत्पादन उत्पादकता में देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2025-26 में, है ना, लास्ट ईयर बजट में अनाउंस किया गया नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स। उत्पादकता को बढ़ाना है तो आपके पास उन्नत बीज होने चाहिए। इसको लेकर के 2025-26 में इस मिशन की शुरुआत की गई। इसका वही फोकस यही है कि शोध परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है भारत में, ताकि उन्नत बीज भारत में मिलता रहे, और जलवायु सहनशीलता के आधार पे, यानी कि भारत में जो बीज पाए जाते हैं वो जलवायु के परिवर्तन या जो स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनमें रिसिलियंट है कि नहीं। और तीसरा, है ना, एक शानदार नेटवर्क पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक इकोसिस्टम पे काम करने की जरूरत पड़ेगी कि बीजों का या उन्नत बीजों का वितरण, है ना, प्रभावी रूप से देश के हर किसान तक पहुंचाया जा सके। इस आइडिया के साथ शुरुआत किया गया नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके साथ ही साथ जो कुछ बातें हैं वो यही है कि जो सीड्स का प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया कि लिमिटेड एक्सेस है, सर्टिफाइड सीड्स का अभाव है, इसको साधने को लेकर के सरकार लगातार, है ना, इस पार्टिकुलर पक्ष के माध्यम से कोशिश करेगी। तो क्वालिटी सीड्स के एडॉप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार प्रयास कर रही है, और इसको जन जन तक पहुंचाने की भी जरूरत है। तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी नॉलेज शेयरिंग है उसके माध्यम से,
है ना, सरकार अलग अलग, जैसे हमने जलवायु परिवर्तन में कहा था, एक मंदाकिनी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन उत्तराखंड का, तो जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, ये अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे किसानों तक उन्नत बीजों के बारे में और सरकार क्या कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही एक और जो पक्ष है वो ये है कि कृषि की समृद्धि की जो परिकल्पना आपको करना पड़ेगा, उसमें एक महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। 2000 अक्टूबर में ये शुरू किया गया था 2023 में। उसका कुल पर्पज यही है कि इनकम की ग्रोथ को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना, और उसका टारगेट है छोटे और मझोले किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनका जोत का आकार 2 हेक्टेयर भूमि से कम है। उनको फोकस इसलिए क्योंकि इनके जोत का आकार कम है तो उत्पादकता कम है, तो अगर इनको हम टारगेट करेंगे तो इंक्रीज यानी कि प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ रूरल लाइवलीहुड और इनकम अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, विकास को ज्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे और मझोले किसानों को टारगेट किया गया पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से। तो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब पीएम धन्य धान्य कृषि योजना का पर्पस क्या है? तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है। ये जो किसान है उनको मॉडर्न टेक्निक और इनपुट के साथ जोड़ना है ताकि उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। वेयर हाउस गांव के आसपास ही हो ताकि, है ना, उसको रख सके और जब उनको बेहतर दाम मिले तो उसको सेल कर सके, है ना। ये सब चीजें कुछ हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सके छोटे और मझोले किसानों को। इन सब रणनीतियों को साधते हुए, इन ध्यान रखते हुए पीएम धन्य धान्य कृषि योजना की शुरुआत 2023 में की गई। ये एक पक्ष है कि किस तरीके से हम ओवरऑल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। क्या एक और तरीका सिंचाई और वाटर यूज एफिशिएंसी का हो सकता है कि अगर हम हर खेत तक पानी पहुंचा पाए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए, तो उत्पादन उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है। तो सिंचाई एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, बीज के अलावा एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है ना। पानी बिना सब शून्य है। तो ऐसी स्थिति में वाटर एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्यों पक्ष है? तो इसको जरा सोचिए कि वाटर अगर सही समय पे मिल जाए किसान को, पानी अगर सही समय पे मिल जाए तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, है ना। उसका जो लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जिन जिन जगहों पे या भारत के उन हिस्सों में जहां पर साल भर पानी की उपलब्धता है या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां उत्पादकता ज्यादा है, और उन क्षेत्रों में जहां पर या उन खेत के उन हिस्सों में जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं, पानी नहीं पहुंच पाता है, उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है। तो उत्पादकता को बढ़ाना है तो एक पक्ष हो गया। क्या सूखे के प्रभाव को कम करने में पानी की उपलब्धता एक रोल प्ले कर सकता है? एल नीनो का इवेंट, भारत में सूखा पड़ा, तो अगर आपके पास भूजल है, आपके पास तालाब है, आपने जल संरक्षण में बेहतर तरीके से काम किया है, तो सूखे के प्रभाव को न्यून करता है। सिंचाई उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग को आगे बढ़ाता है, रूरल इनकम को बढ़ाता है ना। बहुत बार चर्चा किए हैं अहमदनगर का रालेगांव सिद्धि का मॉडल, वो अन्ना हजारे जहां से आते हैं, एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कैसे अन्ना हजारे या एक व्यक्ति के प्रयास ने कैसे, है ना, रालेगांव सिद्धि नाम का गांव जो अहमदनगर जिले में अवस्थित है महाराष्ट्र में, कैसे उसको मॉडल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया, कैसे वहां पर इनकम की संभावनाओं को बढ़ा दिया। केंद्र में पानी ही था। राजेंद्र सिंह का मॉडल, मतलब ये सब इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, अरवरी रिवर संसद, अलवर जिले के अरवरी रिवर को उन्होंने जीवंत बनाया, पानी पंचायत या, है ना, जिसको अरवरी रिवर संसद कहा जाता है। ऐसी कुछ रणनीतियां बना करके पानी के सफलता या पानी के ज्यादा बेहतर तरीके से उसके इस्तेमाल को आगे बढ़ाया, जिससे अरवरी नदी जीवंत भी बनी और क्षेत्र विशेष में जो गांव है उनके पास पानी की उपलब्धता बढ़ी, उनका इनकम भी बढ़ा। सिंचाई एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, एक इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। तो यही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है। इसके अंदर बहुत सारे घटक हैं, उसमें से, है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक इंपॉर्टेंट घटक है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। यानी कि 1990 के दशक में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम शुरू किया गया कि 1970, 80, 90 के दशक से जो भी प्रोग्राम चले आ रहे हैं सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट करना। आज इन सारे प्रोग्राम्स को हम PMKY के नाम से जानते हैं। AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इसका हिस्सा है। आज हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसको माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक कहा जाता है, ये सारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। यही बात कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे
कि अगर आपको उत्पादकता को बढ़ाना है तो आपको सिंचाई पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना में एक महत्वपूर्ण पक्ष माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से किसानों को सब्सिडी दे रहा है स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन में, ताकि है ना किसानों के बीच में पॉपुलर हो, और इसी को कहा गया मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके, है ना। ये प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना का हिस्सा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में सिंचाई का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, है ना, पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी, और इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि 2001-2 में जो ओवरऑल भारत में जो इरिगेटेड एरिया था वो केवल 41% था, और 2022-23 में आंकड़ा बढ़ करके 56% है। यानी कि अभी भी 45% देश का इलाका ऐसा है जो वर्षा के पानी पे ही निर्भर है। हमको इसको बदल देना है। अगर हमने इसको बदल दिए तो उत्पादकता अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्लियर है? इस आइडिया के साथ ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से जल संरक्षण, जल को बेहतर तरीके से यूज करना, इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। इसके साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमको अगर, है ना, फसलवार सिंचाई की कवरेज को देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि जो धान की फसलें हैं, अगर 100 एकड़ बोया गया है तो 70% या 67% पे उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। दलहन की फसलों में 26%, और जो मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा रागी, उनमें केवल 15%। उत्पादकता को बढ़ाना है ना, तो अगर यहां पर ये स्थिति ला दें 67% का, कि इन खेतों में भी जहां ज्वार बाजरा रागी और दलहन बोया जा रहा है, इस पे 70% इलाके में पानी उपलब्ध हो जाए, तो क्या दलहन और मोटे अनाजों की उत्पादकता बढ़ जाएगी? उत्पादकता को बढ़ाना, ये जो गैप क्रिएट हो गया है, ये गैप कहां से है? कि इनकी उत्पादकता कम है, इसकी उत्पादकता ज्यादा है। ये गैप कहां से आया? पानी की उपलब्धता से। तो पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देंगे, गैप कम हो जाएगा, उत्पादकता ओवरऑल एग्रीकल्चर की बढ़ जाएगी। शानदार है ना। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ऐसा करने की जरूरत है। यही है, मतलब इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर रहा है। अब इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि इन आयामों के अलावा हमको सॉइल हेल्थ पे भी फोकस करने की जरूरत है, यानी कि पोषण के मैनेजमेंट पे भी, या संतुलित पोषक तत्वों के प्रबंधन पे भी बात रखने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये किसान है, इनका जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, एक व्यक्ति है, उसने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल गया, इस सैंपल से रिपोर्ट आई, और इस व्यक्ति ने जाकर के, है ना, बताया कि आपका जो ये मिट्टी है, या जो आपके खेत की जो मिट्टी है, इसमें ना नाइट्रोजन खूब है, सपोज करिए, तो आप अननेसेसरी में यूरिया मत डालिए, वो आपका पहले से यूरिया है, तो आप कितना भी डालें उससे कोई खास उत्पादकता में फर्क नहीं पड़ेगा। आप में ना फास्फोरस की कमी है इसमें, तो आप मूलतः इसमें क्या डालिए? फास्फोरस, और यूरिया की मात्रा को कम कर दिए, क्योंकि यूरिया है इसमें। तो एक तो इससे संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन होगा, जो किसान का जो खर्चा है, इनपुट है, वो ज्यादा जुडिशियस होगा, क्या खर्चा करना है, क्या खर्चा नहीं करना है। इसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, वो ये है कि अगर मिट्टी की उर्वरता कमजोर होती है, मृदा समस्या से गुजरता है, तो वैसी स्थिति में उत्पादकता को तो आप नहीं बढ़ा पाएंगे। और उसको अगर आपको साधना है, तो अगर मृदा की उर्वरता कम हो जाए, या परिस्थितियां ऐसी हो जाए, तो ओवरऑल आपका इनकम कम होगा 2-3 तरीकों से। एक तो पानी की उपलब्धता कम है, और दूसरा जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तुलनात्मक रूप से कमजोर हो जाए। तो हमको सॉइल की फर्टिलिटी पे बेहतर तरीके से काम करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर को प्रमोट किया। तो यहाँ पर वही है, कुल मिलाकर के सॉइल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, और इसमें पीएम प्रणाम के माध्यम से, कि पीएम प्रणाम का मतलब है कि मृदा जो है, मिट्टी को हम मां समान मानते हैं, तो हम कोशिश क्या करें, उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करें, ताकि धरा का मतलब है धारण करने वाली, तो हमारी जो पृथ्वी है, जो धरा है, धारण करती है हम सबको, है ना, जैव विविधता को भी धारण करती है। केमिकल फर्टिलाइजर से उसको किल ना करें, बल्कि उसके धारण करने की क्षमता को बढ़ाएं।
तो ये चर्चा करता है सॉइल डेटा के ऊपर या सॉइल के ऊपर में, है ना, काफी अच्छा डिबेट डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इसके बारे में चर्चा किया गया है, या सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बात रखी गई है। वही है, अब ये कह रहा है कि पोषक तत्व अगर संतुलित मात्रा में हो तो स्थितियां परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में 2009-10, 19-20, 23-24 जो औसत है 4:2:1 कहा जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ये औसत होना चाहिए लगभग 4:2:1। तो 2009 और 10 में लगभग स्थिति ठीक थी। फिर भी अब देखिए 2019-20 में 7:2:2.8:1, यानी कि जो यूरिया 4 भाग होना चाहिए था, अभी 7 भाग यूज हो रहा है लार्ज स्केल पे। और देखिए 2023-24 में ये स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। 10.9 मतलब 11, है ना, 11:4:1, आंकड़े चौंकाने वाले। यानी कि जो पोषक तत्व यूज किया जा रहा है देश में वो बड़े ही असंतुलन अवस्था में, तो मृदा की क्वालिटी तो डिक्लाइन करेगी। हमको क्या लग रहा है, उत्पादन उत्पादकता बढ़ती चली जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्थिति गड़बड़ होगी। आदर्श स्थिति क्या होगी, 4:2:1। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत में जो पोषक तत्व यूज किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स, वो मतलब बहुत ही असंतुलित स्थिति में है, और पिछले कुछ वर्षों में ये असंतुलन बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला गया है 2009-10 से लेकर के 2023-24 तक। तो ध्यान रखिएगा, इसको बदला जाना चाहिए। अब यहां पर एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन का कारण क्या है, तो माना जाता है कि या यूरिया का जो मेन रोल है वो ये है कि पत्तों के आकार को बड़ा कर देता है, और पत्ते अगर बड़े हो जाते हैं तो क्लोरोफिल ज्यादा हो गया, सूरज की रोशनी का अवशोषण ज्यादा करेंगे तो भोजन ज्यादा बनाएंगे, भोजन ज्यादा बनाएंगे तो जो भी फसल होगी वो लहलहा जाएगी, तेज गति से ग्रो करेगी, क्योंकि भोजन खूब मिलेगा। तो किसान क्या करते हैं, है ना, लार्ज स्केल में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्राइमरी ड्राइवर अत्यधिक नाइट्रोजन का क्या है, तो उसका उनका मानना है कि जो बीज है वो अच्छा रेस्पॉन्ड करता है, हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड को यूरिया की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ यूरिया पानी में घुलता है, तो अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो अगर आप यूरिया डालते रहेंगे तो लगातार पेड़ पौधों की ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी, और इसका कुल परिणाम क्या हो गया, ओवर यूज ऑफ यूरिया। और इस संकट वाली स्थिति में आ गए हम, इसको बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे इसकी बात कर रहा है, और यही है कि ये जो असंतुलन की अवस्था है, ये जो असंतुलन की अवस्था है, ये उत्पादकता को तो नहीं बढ़ाएगा, किसानों की आय को तो कम कर देगा ये। तो ऐसे में ये एनालिसिस करके इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इसके मल्टी डायमेंशनल अभाव या प्रभाव है, कि जो ये मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हुआ है खास करके यूरिया का, इसका प्रभाव एक जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि मिट्टी बहुत ही बारीक हो जाएगी, हल्का भी हवा चलेगा ना तो उसका अपर्दन हो जाएगा, है ना। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें उसका डिप्लीशन, क्योंकि उस पर तो हमारा फोकस ही नहीं, है ना, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। सॉइल कमजोर हो जाएगा, क्यों, बहुत ही बारीक हो जाएगा, बड़े आराम से उसका अपर्दन किया जा सकता है। नाइट्रेट अगर लीच करता है, यूरिया है अमोनिया NH3, तो अगर जितना पेड़ पौधे ने धारण किया, लेकिन अगर वो अमोनिया नीचे चला गया तो भूजल का हिस्सा बन जाएगा। नाइट्रेट का पॉल्यूशन, जैसे हमारा शरीर है, अगर हम टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो शरीर से यूरिया निकलता है, लेकिन अगर पानी में यूरिया की मात्रा चली जाए तो किडनी और लीवर को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बॉडी ऑर्गन्स, है ना, जल्दी खराब होंगे, या हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि नाइट्रेट का रिसाव हो जाएगा, यूरिया पानी में मिलेगा, और हमारा शरीर पानी से यूरिया को निकालता है, क्लियर है, लगातार ये मेहनत करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। इसके साथ ही साथ अगर लार्ज स्केल पे यूरिया यूज कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद आप कितना भी यूज करें, उत्पादकता तो बढ़ेगी नहीं, तो उत्पादकता बढ़ी नहीं तो आपकी आय बढ़ी नहीं, लेकिन आपने जो ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज किया उससे आपका खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ गया, उत्पादकता बढ़ी नहीं, तो आपका एक्चुअली में आय नहीं बढ़ेगा। तो आपको आय को अगर बढ़ाना है तो खर्चों को कम करना पड़ेगा। अति की स्थिति उत्पादकता को नहीं बढ़ाती है, और अभी इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देश के बहुत सारे क्षेत्र अति की स्थिति में, उसको कम करना है। फर्टिलाइजर एक पॉइंट के बाद, है ना, प्लेटू मतलब उत्पादकता एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ती है, इसको हमको किसानों तक समझाना है, इस बात को बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसके बहुआयामी प्रभाव है, इसको साधने की जरूरत है, और यहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इसको साधने को लेकर के प्रयास कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से इसमें प्रयास कर रहा है।
ताकि उसको साधा जा सके या उसके सॉल्यूशंस को दिया जा सके। चलिए अब इसको यहीं पर, इस वाले टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। अगला जो पक्ष है जिसपे इकोनॉमिक सर्वे फोकस करता है वो ये है कि किसानों की आय को अगर बढ़ाना है तो किसानों के पास पूंजी होनी चाहिए, कि कब उसको क्या चीज का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं हुआ तो वो अपने उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो मेन फोकस करता है क्रेडिट, है ना, क्रेडिट, और खास करके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये नहीं कि जमींदार से या किसी से क्रेडिट, वो तो शोषण की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करता है कि इसको हमको बढ़ाना है। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि किसान उच्च क्वालिटी के इनपुट पे फोकस करेगा, पैसे आ गए उसके पास, तो क्या करेंगे, जो भी उनको सीड चाहिए, बीज चाहिए, है ना, उन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। फर्टिलाइजर चाहिए, उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर उनको कुछ मशीन खरीदना है तो मशीनीकरण पे फोकस किया जा सकता है। क्यों? उनके पास रियायती दर पे क्रेडिट उपलब्ध है। क्या सिंचाई की सुविधा जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, है ना, वो जानते हैं कि मैं इससे अपना खर्चा कम कर सकता हूं, खेत में पानी उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन पैसे नहीं। ये किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं उस क्षेत्र विशेष के लिए। और साथ ही साथ, है ना, अलग अलग तरीके से क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा सकता है। उन सब बीजों के बारे में, उन सब रणनीतियों पे भी फोकस कर सकते हैं जिससे उस क्षेत्र विशेष में उसके प्रभाव कम होंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत होगी। तो यहाँ पर क्रेडिट मैटर करता है। अब सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल? तो फॉर्मल होना चाहिए, अनौपचारिक से तो शोषण होगा ना। कुल मिला के किसान ऋण के जाल में फंस जाएगा, उसके लिए एक संकट की स्थिति होगी। तो फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाए जाने की जरूरत है। और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ आंकड़ों के माध्यम से बताता है, या आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके बताता है कि जो टारगेट था वो 28 लाख, मतलब लगभग जो टारगेट था वो 15 लाख करोड़ के आसपास का था, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो टारगेट से ज्यादा हो गया। इसको ऐसे समझिए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और कर रहा है तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ रहा है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो परफॉर्मेंस है वो सभी जगह पे समान नहीं है। कुछ जगहों पे तो इसमें विस्तार हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे इंक्लूजन नहीं हो पाया है। कुछ जगहों पे हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो यही कह रहा है कि कुछ जगहों पे जो पेनिट्रेशन का रेट है, मतलब कुछ जगहों पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका पेनिट्रेशन रेट तुलनात्मक रूप से कम है, और कुछ जगहों पे तुलनात्मक रूप से पेनिट्रेशन का रेट ज्यादा है। तो ऐसे में यहां पर अगर उत्पादकता को बढ़ाना है तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि वो क्षेत्र जो अनसर्व्ड है, जैसे मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो तुलनात्मक रूप से कम है, तो हमको उसको साधने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इनपुट सपोर्ट की भी बात करता है इकोनॉमिक सर्वे। पशुपालन, मत्स्य, जलीय कृषि, और हमने शुरुआत में ही देखा था कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और आज एग्रीकल्चर या कृषि का ग्रोथ का इंजन है। तो ऐसे में ये जो सेक्टर है ये कहता है कि लाइफ स्टॉक के सेक्टर में टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ का मतलब क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और पशु के स्वास्थ्य को बेहतर करने में हस्तक्षेप किया जाए। जैसे जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे काम किया जाए, है ना, जो किसानों का जो कुल लागत है उसको रिड्यूस किया जाए। जो हमारे पास जो उन्नत नस्ल की जो गाय हैं, भैंसे हैं, है ना, उसकी गुणवत्ता या उसकी हर्ड की क्वालिटी पे काम किया जाए। ऐसा करने से हम ओवरऑल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय में समृद्धि ला सकते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के डिजीज को कंट्रोल करने समय रहते हैं। एफएमडी का मतलब है, ऊपर जो लिखा है एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज, मुंह पका खुर पका डिजीज, बहुत कॉमन है। और भारत जैसे जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, खास करके बारिश के समय में आप देखेंगे कि किसानों का जो खुर होता है उसमें कई बार घाव हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी आती है, उत्पादकता में कमी आती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे एफएमडी, फूड एंड माउथ डिजीज, खुर पका मुंह पका जैसे डिजीज को कंट्रोल करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, समय रहते हस्तक्षेप करते हैं, तो बहुत हद तक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उन्नत नस्ल के जो है उसको हम आगे बढ़ाएं, तो वैसे ब्रीडिंग को प्रमोट करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को या कृत्रिम गर्भधारण को प्रमोट किया जाए, ताकि बेस्ट क्वालिटी के जेनेटिक रिसोर्सेज को हम फर्दर आगे बढ़ा पाए। इस पूरी प्रक्रिया में डेयरी सेक्टर जो है वो अगला पक्ष आएगा इसमें, और डेयरी सेक्टर का एक मेन प्रॉब्लम होगा चारा और चारागाह।
चारा का मतलब है कि उच्च क्वालिटी के चारे का अभाव और देश की जनसंख्या के बढ़ने के कारण ओवरऑल जो चारागाह है उसके क्षेत्रफल में कमी कमी और कमी आती चली जाएगी, है ना। तो अगर देखा जाए कि अगर एक कोई भी व्यक्ति दुग्ध पालन के व्यवसाय में है तो उसका सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है चारा, जो कि 60 से 70% तक है। तो अगर वो खर्चा फिक्स है तो हमको उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर करना पड़ेगा, या अगर उसका 70% चारा पे खर्च होता है तो उतना ही खर्च हो लेकिन चारे की क्वालिटी बढ़ जाए। ये स्थिति क्या करेगा, ओवरऑल उसके उत्पादकता को बढ़ाने में एक रोल प्ले कर सकता है। तो डेयरी सेक्टर में भी इसके बारे में बात हो रही। मत्स्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि या संपदा योजना के माध्यम से गवर्नमेंट, है ना, एक्वाकल्चर को या जलीय कृषि को प्रमोट कर रहा है, और ये एक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। जैसा हमने शुरू में देखा था कि पिछले 5 वर्षों में 150% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। क्लियर है? तो उसका मतलब है अत्यंत तेज गति से ग्रो कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है ना, ताकि जलीय कृषि को प्रमोट किया जा सके। एक और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और मार्केटिंग सपोर्ट पे बात करता है कि आप कितनी भी उत्पादकता को बढ़ा दे किसान को, लेकिन अगर किसान को उसका सही मोल या मूल्य ना मिले, सही दाम ना मिले, सही प्राइस नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए संकट की स्थिति है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में भी बात करता है, और ये यही कहता है ना, कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ISM विपणन को लेकर के एक पॉइंट, या आप कह सकते हैं मार्केटिंग को लेकर के, है ना, एक रणनीति बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कहा गया कि कृषि मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, है ना। ये गवर्नमेंट के द्वारा है प्रयास, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है इस पूरे प्रोसेस में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर या कृषि के क्षेत्र में जो हमको विभिन्न प्रकार के फैसिलिटीज की जरूरत होती है हम उसको साथ पाए। तो एक वही है ना, आप कह सकते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ISAM, है ना, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सके। जैसे मान लीजिए कि बाजार है, हाट है, मंडी सिस्टम है, उसको विकसित कर पाए, ताकि एक जगह पे, है ना, हफ्ते में 10 दिन में कुछ बाजार की स्थितियां हो, ताकि किसान अपने सामान को बेच सके। तो वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे। इसी के साथ साथ E-NAM, है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया एक मॉडल कानून है। चूंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय वस्तु है, तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर सकता है, बता सकता है कि आप ऐसा ऐसा करें, लेकिन रणनीति तो राज्य सरकारों को ही बनानी पड़ेगी। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 1956 में एक कानून पास हुआ था, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमीशन, एक मॉडल कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था कि राज्यों के मंडी सिस्टम कैसे काम करें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मंडी सिस्टम डिक्लाइन करते चले गए, एक तरीके से शोषण का हब बन गए, है ना। कार्टेल सिस्टम लागू किया, पर्दे के पीछे मंडी में कुछ व्यापारी आपस में मिल जाते थे, बैठ जाते थे, बात कर लेते थे, और कहते थे कि देखो कल चावल आने वाला है, कोई भी इस पार्टिकुलर दाम से ज्यादा ऑफर मत करना, है ना, थक हार करके किसान बेच करके जाएगा। APMC या मंडी में कार्टेल का सिस्टम। तो यहां पर ये क्या कहा गया कि किसान जो है वो केवल एक अपने पास के मंडी में ही उस चीज को सेल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मुक्त कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक नेशनल पोर्टल बना देते हैं, E-NAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। किसान आसपास जो वेयर हाउस हो उसमें जो भी प्रोडक्ट है, दाल है, चावल है, गेहूं है, जो भी है, अलग अलग चीजें, टमाटर है, आलू है, वो उस वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज में जाकर के रखा है। उसके बदले में पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को NAM के मार्केट पे, NAM के पोर्टल पे अपलोड कर दे। कोई व्यापारी को अगर उस क्वालिटी का चाहिए होगा, वो किसान को अप्रोच करेगा, है ना, पार्टिकुलर दाम ऑफर करेगा, किसान अपनी पर्ची उनको दे देगा, वो उनको पैसा दे देगा, और फिर वो व्यापारी जाकर के उस पार्टिकुलर वेयर हाउस से अपना सामान ले लेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर का किसान केरल के व्यापारी को सामान डायरेक्टली बेच सकता है। एक क्रांतिकारी विचार है। अगर ऐसा हो पाता है तो पूरे देश में हमारे देश के किसान अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, यानी कि केवल लोकल मंडी पे ही निर्भर नहीं रहेंगे। ये एक आइडिया है, इसका नाम है E-NAM। इकोनॉमिक सर्वे इसके बारे में चर्चा करता है, और वही कहता है प्राइस डिस्कवरी होगा इससे। होगा प्राइस मतलब, है ना, नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यापारी, केरल का, तमिलनाडु का, गुजरात का, है ना, वो पूरा उसके दायरे में आ गया, तो ज्यादा बेहतर दाम, ऑप्शन ज्यादा मिल गए, तो जहां ज्यादा बेहतर पैसे मिलेंगे, है ना, एक फार्मर अपना उस प्रोडक्ट वहां पर सेल कर देगा। तो एक अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है, इसको सफल बनाने की जरूरत है। E-NAM इसका नाम। इसके बारे में चर्चा किया है, या है ना, इसके बारे में चर्चा किया गया है। साथ ही साथ वही लाइव स्टॉक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी
लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट हैं, खास करके प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उसको सरकार उपलब्ध कराए, ताकि कोऑपरेटिव मॉडल के माध्यम से अमूल जैसे मॉडल आगे बढ़ पाए, उत्पादकता बढ़ेगी। जब तक किसान केवल दूध बेचता रहेगा, है ना, तब तक उसको आय केवल दूध से ही होगी। लेकिन अगर दूध की जगह वो अगर छोटी छोटे अपने दूध की प्रोसेसिंग करने लगे, है ना, छाछ, दही, है ना, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स, पनीर, ये सब चीजें भी अगर बनने लग जाए या बनाने लग जाए कोऑपरेटिव मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसानों की आय भी तुलनात्मक रूप से, उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी। क्लियर है? फिशरीज को लेकर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के पॉइंट किया गया है कि लगातार इसको भी हम डिजिटल मोड से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ते हैं, ताकि दुनिया भर में जो भी आयात निर्यात हो रहा है या मार्केट है, उसको किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे चर्चा करता है कि ओवरऑल हम कैसे उत्पादन उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। बाकी एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब है कि सूचनाएं प्रदान करना। कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, कोई नया R&D हुआ है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स किसान को जाकर के बताएं कि देखिए नया नया उन्नत प्रकार का बीज आया है, ये नए नए तरीके आए हैं, इसके माध्यम से अगर आप खेती करते हैं तो आपके उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगी। एक्सटेंशन सर्विसेज ये भी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ताकि कहा जाता है ना कि लैब को फार्म से जोड़ा जा सके। लैब मतलब है कि लेबोरेटरी में जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसको किसान तक पहुंचाया जा सके। तो इस रणनीति को या एक्सटेंशन सर्विसेज को कई बार लैब टू फार्म की रणनीति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कुल मिला के ये इकोनॉमिक सर्वे इस तरह से अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है या इन सब आयामों के बारे में बात करता है। तो किसान कॉल सेंटर भी इसी एक्सटेंशन सर्विसेज का हिस्सा होगा कि एक नंबर आपने दे दिया और किसान अगर अपनी समस्या को उस नंबर पे बताएगा तो जो वहां लोग होंगे उस पार्टिकुलर समस्या का समाधान किसान को दे रहे होंगे। तो किसानों के लिए क्या हो गया, उनको एक तरह का सॉल्यूशन मिल गया। एक्सटेंशन सर्विसेज, सही समय पे सही सूचना मिल जाना भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है, सफलता की गारंटी को तय करता है। तो किसान के लिए सफलता की गारंटी ये है कि उस पार्टिकुलर समय में जो उसके सामने है, अगर कोई संकट की स्थिति है तो किसी एक्सपर्ट से पूछ सके। इस आइडिया का नाम है किसान कॉल सेंटर। ये भी एक तरीके का, ये एक पक्ष है ना। अब इसके साथ ही साथ कुछ हमको प्राइस और इनकम सपोर्ट में भी, है ना, कुछ पक्ष या उसको साधने की जरूरत है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार फार्म इनकम को सपोर्ट करने के लिए, है ना, लगातार प्रयास किए जाते हैं। लगातार किसानों तक या बाजार की अस्थिरता से रिलेटेड जो पक्ष है उसके बारे में बात रखी जाती है, मौसम से रिलेटेड सूचनाएं दी जाती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि, है ना, आय को स्थिर करने में एक रोल प्ले करता है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और गवर्नमेंट ने उसको 1.5 कर दिया है, 1.5x। यानी कि जो भी खर्चा होगा, जितना भी खर्चा एक गवर्नमेंट अगर पार्टिकुलर धान पे, चावल पे मानता है कि प्रति 1 हेक्टेयर में इतना उगाने पे इतना खर्चा होगा, तो किसानों को उससे 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए, है ना, ताकि उनकी आय को सुनिश्चित किया जा सके। ये भी एक पक्ष है ना, ध्यान रखना है। तो पीएम किसान के द्वारा लगातार किसानों को, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से पीएम किसान डायरेक्ट इनकम सपोर्ट भी किया जाता है, या पीएम किसान की रणनीति, ताकि उस जो पूंजी है, जो पैसा उनको मिला है, जिसको डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया जाता है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कहा जाता है, उसके माध्यम से भी किसान अपनी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ ही साथ किसान मानधन योजना भी है ना। इनकम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किसान वृद्ध हैं, ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनको भी हम कुछ पेंशन उपलब्ध कराएं ताकि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, है ना। ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार कर रहा है। और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट पे भी सरकार काम करता है, खरीदना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे सरकार समय समय पे, है ना, लगातार किसानों को सूचनाएं प्रदान करता है। तो एक ये भी है, प्रोक्योरमेंट का मतलब है एफसीआई की भूमिका आ जाएगा, है ना, कि एफसीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरे देश भर से किसानों से सामान खरीदता है ना, जिसकी एमएसपी जारी होती है और फिर उसके बाद देश भर में उसका वितरित करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में न केवल किसानों की आय को बेहतर करने में एक रोल प्ले करता है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट का मसला है, खरीद प्रणाली का मसला है, ये किसानों को बेहतर आय देने का तो है ही, लेकिन देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी हिस्सा है। क्लियर है? तो यहां पर बस इसको ध्यान में रखना है। लेकिन एक्सेस अगर प्रोक्योरमेंट अगर सरकार करता है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में, खुले बाजार में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कमी होगी, तो इन्फ्लेशन होगा,
है ना? तो उससे बढ़ती लागत या आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति होगी। तो वही किसान कोई एक प्रोडक्ट दूसरा लेने जाएगा तो उसका क्या होगा, खर्चा तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार को खरीदना है लेकिन इस तरीके से कि उस पे बहुत ज्यादा प्राइसेस ना बढ़े, नहीं तो क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी। और फिर क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो उत्पादकता यानी कि जो भी उसके लिए निवेश करने की संभावनाएं थी वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी। इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो विस्तार से अलग अलग तरीके से किसानों को की इनकम सुरक्षा को लेकर के बात करता है कि कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। और बाकी ये कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में मिलकर के काम करना पड़ेगा, सहयोगी दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसानों की आय को बेहतर कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में है ना मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस करने की जरूरत है। ये है कुल इकोनॉमिक सर्वे का सार, है ना। कुल इकोनॉमिक सर्वे जो है अगर देखा जाए तो ये इसकी बात करता है। तो अब इसको देखिएगा, ये इसका कुल मिलाकर के यही पक्ष है कि इंडियन एग्रीकल्चर को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैंने जो ये सारे पक्ष आपके सामने रखे, इन सारे पक्षों पे अगर आप प्रभावी रूप से काम करेंगे तो उस पे उसको साधा जा सकता है। और एक लास्ट पक्ष और है, वो ये है कि क्रॉप के इंश्योरेंस पे काम करें, है ना। क्रॉप के इंश्योरेंस पे काम करें, एक तरीके से आप किसानों को सेफ्टी नेट उपलब्ध करा रहे हैं। सेफ्टी नेट उपलब्ध करा रहे का मतलब है कि किसानों को संकट से पहले उसको बचा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि किसान ने कोई चीज बोई और उसका फसल खराब हो गया, और उसका फसल खराब हो गया तो वैसे स्थिति में वो तो ऋण के जाल में फंस जाएगा, उसकी उत्पादन उत्पादकता भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी। तो हम क्या करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हम उसको सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाए ताकि इसके माध्यम से हम सपोर्ट किया जा सके। ये सब कुछ पक्ष है जो इकोनॉमिक सर्वे चर्चा करता है। इसके साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाने को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे चर्चा करता है कि अगर आपको ग्रो करना है या देश में किसानों की आय को आगे बढ़ाना है तो केवल हमको क्रॉप मैनेजमेंट में ही काम नहीं करना है, हमको खाद्य प्रसंस्करण पे भी फोकस करने की जरूरत है ना। जितना एक जरूरी पक्ष था इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने पक्षों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया। अब ये जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, उम्मीद करता हूं कि मतलब बहुत हद तक मैंने डिस्कशन मतलब बहुत सारे पक्षों के बारे में चर्चा कर लिया होगा। देखिए और भी चर्चा कर सकता था मैं, बट 1.5 से 2 घंटे के बीच का वीडियो रखना है कि उससे ज्यादा अगर अगर रखते हैं तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया में मैंने आपको एक दिशा दे दी है, एक डायरेक्शन दिखा दिया है। अब आप उस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आने वाले समय में आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।